देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। आज क्लास हमारा 9 होगी, संवैधानिक विकास कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट 1858 का भारत शासन अधिनियम। पिछले वाली क्लास के अंतर्गत मैंने तुमको समझाया भैया कि जो 1853 का चार्टर एक्ट था, अब तक चार्टर एक्ट आ रहे थे। चार्टर उसे कहेंगे जो इंग्लैंड में बैठ कर बनाए जाएंगे, भारत का कोई योगदान नहीं होने का इसमें, समझ बात। अधिनियम उन्हें कहेंगे भारत में बैठ कर बनाए जाएंगे, तो वही उन अधिनियम बोलेंगे भारत में बैठ कर बनाए जाएंगे जो वहां से बनाए जा रहे थे, समझ बात। वो तो चार्टर कहेंगे, चार्टर फटाफट। भारतीयों को कोई जिम्मेदारी नहीं आती है, यहाँ 2-4 लोगों को भारतीय को भी रखा जाएगा, पूछा जाएगा अधिनियम, कुछ यहाँ के लोगों का भी सहयोग होगा, इन्हें अधिनियम बोल लेंगे। तो हमारे पास भारत 1858 का भारत शासन अधिनियम क्यों आया? इससे पहले 1853 के बाद 1800 जो आना तो चाहिए था 20 साल बाद, अधिनियम 73 के आसपास आता। लेकिन समस्या ये खड़ी हुई, इससे पहले 1857 की क्रांति होगी भारत में। भारत के लोगों के अंदर भर गया गुस्सा, उसके बहुत सारे कारण थे। 1857 की क्रांति क्यों? जब इतिहास पढ़ोगे तो वहां तुम्हें समझाया जा कि 1857 की क्रांति का बहुत बड़ा कारण ये था भैया। 1857 की क्रांति एक तो लॉर्ड डलहौजी जिसने हड़प नीति अपनाई थी, सही बात है, जिसका कोई पुत्र नहीं है ना राजा का, उसकी सारी जमीन हड़प जाता, उसकी राजशाही हड़प जाता और ब्रिटिश प्रांत मिला लेता था अंग्रेजों के जो अक्षेत्र। मैंने कहा 2 भारत थे, एक तो अंग्रेजों वाला भारत था, एक ऐसा भारत था जहां देसी रियासतों का शासन था। देसी रियासत का मतलब जो राजा थे नरेश थे, छोटे छोटे क्षेत्र में जो अपने आपको राजा 10-5 गांव के राजा घोषित कर देते उनका। लेकिन अगर उनकी संतान नहीं होते ना, समझ बात है, तो उनके लिए एक एक्ट बनाए। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर रहा था 48 के आसपास तक, उसने बहुत सारे राज्यों को अपने अपने में मिला दिया। इसे हड़प नीति के नाम से जानते हैं। भारत के लोगों के अंदर गुस्सा भर गया था इस बात को लेकर, और भी बहुत सारे कारण थे, समझ बात है। क्यों? क्योंकि कर्षक भी इनकी मार झेल लेते। कर्षकों पर हैवी टैक्स लगा रखा था, जिस एरिया में अंग्रेजों का शासन था ना, इन्होंने कर्षकों पर हैवी टैक्स लगा रखा था। कर्षक भी परेशान थे, जो सैनिक थे इनकी सेना के अंदर, अंग्रेजी सेना के अंदर जो सैनिक थे वे भी परेशान थे। हर वर्ग के पास समस्या थी, और समस्या थी इसी चीज को लेकर 1857 की क्रांति हुई। इस हम 1857 की क्रांति को या सिपाही विद्रोह कहते हैं। अलग अलग लोग इसका अलग अलग नाम बताते हैं। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी बताते हैं। वो तुम पहले आ जाते हैं। दिक्कत यह थी कि क्योंकि उसका आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं आता, उसे लीड करता कोई आगे बढ़ा के लेकर चलता उस आंदोलन को। यही कारण था, वो आंदोलन वहीं बिखर चुका। सही बात, कभी भी वो अखिल भारतीय स्तर पर नहीं हुआ। हम कहते हैं अखिल भारतीय स्तर पर हुआ, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे। अखिल भारतीय स्तर का मतलब पूरे देश के अंदर आंदोलन होना चाहिए। महात्मा गांधी के आगमन से पहले कोई भी आंदोलन कोई भी मूवमेंट अखिल भारतीय नहीं है। तो अखिल भारतीय क्यों नहीं है? क्योंकि महात्मा गांधी के अंदर ही वो ताकत थी कि वो बहुत सारे बंधु को एक साथ सड़क पर लेकर उतर जाते, पूरा देश महात्मा गांधी के पीछे चलता था। समझ बात है, ठीक याद रहेगी बात है। तो इसी चीज को मैं समझना, आज 1858 का जब भारत शासन अधिनियम आया, इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान डाले गए, कौन कौन से प्रोविजन डाले गए, और किताबों में लिखा है बहुत टेक्निकल तरीके से मैं समझाऊंगा, बहुत साधारण तरीके से सारे पॉइंट। जो लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर भी लिखे हो उससे भी ज्यादा पॉइंट समझा दूंगा तुम्हें। दोबारा फिर से मैं कह रहा हूँ, जो लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर लिखे हो ना, उससे भी ज्यादा पॉइंट समझा दूंगा तुम्हें, क्योंकि समझना सारा खाई। अगर तुमने एक बार चीज को साधारण भाषा में समझ लिया ना, फिर तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से तुम्हें परमानेंटली याद रहेगा। ये पन्ने पर्चे पलट पलट कर देखोगे। पहला पॉइंट इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान डाले गए इसके अंदर जब 1858 का भारत शासन अधिनियम आया। तो पहली खास बात किया, क्योंकि पहला शासन किसके हाथों में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को पता क्या कहा? महारानी विक्टोरिया थी वहां की। महारानी विक्टोरिया ने पता क्या कहा? भाई एक काम करो, आज के बाद शासन तुम नहीं करने के, आज के बाद शासन हम करेंगे। यानी जो शासन भारत में चला जाएगा ना, वो इंग्लैंड से चला जाएगा। ब्रिटिश क्राउन के हाथ में इंडिया का शासन चला गया, सारी सत्ता हस्तांतरित कर ली गई। जो है ना, कंपनी का काम सिर्फ व्यापार करना रहेगा, शासन करना कंपनी का काम नहीं रहा। दोबारा फिर समझ लो मैंने क्या कहा, यही बात मैंने नोट्स के अंदर भी लिखवा रखी। बात समझ आई क्या कहा मैंने कहा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका शासन क्या कर दिया गया? का शासन क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। समाप्त, इसका मतलब ये नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी हाथ भाग वो केवल करने का, यहाँ केवल व्यापार का काम करेगी, उसका शासन पूरी तरह समाप्त कर देगा और उसका कोई काम नहीं रहेगा। ये सर नो क्यों? कारण क्या था? कारण ये होता कि जो वहां के उस टाइम के अखबार थे ना, 1857 की जब क्रांति हुई थी, अंग्रेजों की बहुत किरकिरी हुई थी अखबारों के अंदर। किरकिरी जानते हो मतलब? समझिए मेरी बात। किरकिरी होने का मतलब इनकी बहुत बेइज्जती हुई थी। बहुत सारे अखबारों ने इनके खिलाफ लिखना स्टार्ट कर दिया, वर्ल्ड के जितने भी अखबार थे। तो अंग्रेजों ने सोचा अब करो तो करो क्या। सही बात है, क्योंकि भारत के अंदर इन पर शासन अच्छी तरह नहीं चला जा रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी फेल हो चुकी। तो उन्होंने क्या करा, वहां से एक अधिनियम बना के भेजा 1858 का भारत शासन अधिनियम। उसमें साफ कह दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में अब जब कुछ नहीं होगा, सारी भागडोर हमारे हाथों में चली जाएगी, ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज के हाथों में चली जाएगी। और फिर उन्होंने बहुत सारे बदलाव करे, और जो बदलाव करे बड़े काम के बदलाव, समझिए वे बड़े काम के बदलाव, याद रखना बात है। जो उन्होंने बदलाव करे वे बड़े काम के बदलाव, ध्यान से सुनना अच्छे तरीके। ये सुनो, इस एक्ट को पता किसके द्वारा बनाया गया था? महारानी के द्वारा बनवाया गया था। इसे एक्ट एंड द बेटर गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। क्या नाम है इसका बताओ? समझिए बात है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया, पूरी बताओ यहाँ की राजशाही किसके पास चलेगी? पूरी की पूरी महारानी विक्टोरिया के पास चलेगी। ये सर नो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और इसके अंदर क्या क्या प्रावधान, ये सारे पूछे जाएगा।
तुमसे पूछा जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कौन से दिन में तहत समाप्त कर दिया गया था, इसी के तहत समाप्त कर दिया था। इसके अंदर कुछ टेक्निकल बात वो नहीं बच्चों को समझ में आती, वही चीज हमें समझ नहीं आती। आगे चलते हैं, क्या नाम है इसका, एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट। क्या नाम है इसका, एन एक्ट फॉर द बेटर, इंग्लिश में लिखा हुआ बेटर गवर्नमेंट यही ना, ऑफ इंडिया। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कब का है, 1858 का, याद रहेगी बात। 2 सवाल बन चुके हैं यहाँ तक। तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ ध्यान से अच्छे तरीके से, वो तीसरे नंबर का क्वेश्चन बनता होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन बताओ मैंने क्या बना था, बताता तुमको, ठीक। इससे ना सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट बात हुई, इसमें जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसका पद का नाम बदल दिया। वो भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, जो भारत का गवर्नर जनरल था ये है भारत का गवर्नर जनरल। भी तुमसे सवाल पूछूंगा अभी, गवर्नर जनरल। एक बात बताओ, जो भारत का गवर्नर जनरल था ना, उसके पद का नाम बदल दिया। कह रहे अब वो भारत का गवर्नर जनरल नहीं है, भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाएगा। वायसराय, क्या बना दिया उसका नाम, वायसराय। याद रहेगी बात, क्या नाम है उसका, अच्छा इसका इंतजार कर रहे थे क्या तुम, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल नहीं कहला, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाएगा। वायसराय, तुम गलत थोड़ा ही बोला, कुछ गलत थोड़ा ही बोला यार, एकदम हंसो क्यों तुम। भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहलाएगा। और ये भी पता होना चाहिए भारत का गवर्नर, अच्छा वायसराय पता क्या हो, लगभग ऐसा पद हो जैसा भारत का राष्ट्रपति का पद हो, ना, इतनी शक्तियां लगभग इसके पास हो। इसके पास है ना अध्यादेश जारी करने की तक की शक्ति हो। अब अध्यादेश जारी करना क्या हो, अगर संसद में बैठक कानून नहीं बनाना ना, तो इसने जो बोल दिया ना, कानून पास होगा। ना लोकसभा की जरूरत है ना राज्यसभा की जरूरत है। सही बात, एक एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भारत का जो संविधान तुम आज दिखाई दे रहा तुम, और उसके अंदर जो व्यवस्था कर रखी, इन सभी एक्ट का, कानूनों का बहुत बड़ा योगदान है। ये भी तो कानून है, और वो भी तो कानून की किताब है। ये सारी चीजें ठाकर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें अम्बेडकर ने इसमें लिखी किताब में, और हम वही तो जाना चाह रहे। मेन मकसद तुम संविधान ही पढ़ रहे, लेकिन यहाँ तक सवाल बनते हैं तो इन पर डिस्कस तो करके चलना पड़ेगा, इन्हें स्किप तो कर नहीं सकते बिल्कुल भी, और आसान और सरल भाषा में तोड़ना हो, ठीक। दूसरे नंबर पर आगे चलते हैं। एक प्रकार का देखो शॉर्ट नोट्स बनता जा रहा है बोर्ड पर, बात समझ में आई। अगला पॉइंट बताओ, अगला पॉइंट मैंने क्या लिखवाया था तुम बताओ, क्या था। अच्छा, जो गवर्नर जनरल वायसराय था, पहला जो गवर्नर जनरल वायसराय था, क्या नाम था उसका, पहला गवर्नर जनरल वायसराय था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिन। कुछ लोग कैनिंग भी बताओ, सुन लो पहले ध्यान लगाकर। पता, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल वायसराय तो है ही, यो ना अंतिम गवर्नर जनरल भी है भारत का, अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसी के बाद इसे ही बना दिया गया। बात समझ, ध्यान से सुन लेना चाहिए। पेपर में सवाल आया भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब भी लॉर्ड कैनिन है। अगर मैं पूछा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, ये हो लॉर्ड कैनिन। अब ये वायसराय का पद इन्होंने क्यों बनाया, ये क्यों का खेल है ना, ये तो सिविल सर्विस वाले बच्चों के लिए ये क्यों का खेल है, कुछ तो होगा और जानते हैं इनके बारे में, इन्होंने क्या करा। और इन्होंने वहां से, अब जा, एक तो वायसराय होगा, वायसराय जो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय होगा, तो वायसराय की आपकी खुद की परिषद होगी। ध्यान तो सुनना मैं अभी क्या कह रहा हूँ, एक तो वायसराय होगा और वायसराय की खुद की परिषद होगी। एक इन्होंने एक चीज और बनाई, एक चीज और लिख के भेजी। मैंने कहा ये क्या बीमारी, नुकारा बताते हैं, देखो क्या बीमारी। नुकारा हम भारत सचिव का एक पद बना रहे। मैंने कहा क्या, नुकारा हाँ भारत सचिव का पद बना रहे। मैंने कहा ये कहाँ बैठेगा, नुकारा ये बैठेगा इंग्लैंड में। नुकारा इंग्लैंड से, मैंने कहा ये क्या करेगा यहाँ से, नुकारा इसका फैसला तो पक्का सर्वोच्च होगा, इस तो ऊपर तो वायसराय भी नहीं है। मैंने कहा क्या बीमारी आ रही हो, नुकारा हम तो ऐसे ही करेंगे भाई, सही बात है। अच्छा, मैंने कहा बता क्या है, नुकारा भारत का सचिव, क्या नाम है, भारत का सचिव। तो भारत का जब सचिव होगा, इसके भारत के सचिव का नाम पता क्या रखा है, इसे बोलते हैं सेक्रेटरीट ऑफ इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ इंडिया भी क्या, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का सचिव। या ये तो एक तरह तो दो पद हो गए यहाँ से, एक तो भारत के सचिव का पद होगा, एक होगा वायसराय का पद। समझ बात, दो पद हो गए, ध्यान लिखता हूँ। एक तो भारत का सचिव होगा, एक कौन होगा, वायसराय। भारत का पता लग चुका है। अच्छा, भारत का जो सचिव बनाया गया, वो बनाया सबसे पहली बार जो सचिव बनाया गया, एक पद और बनाया हमने, एक भारत के अंदर ना एक नया पद सर्जित कर दिया हमने, नया पद बना दिया पूरा का पूरा, पद पर बैठा दिया एक व्यक्ति को, उसका नाम था लॉर्ड स्टेनले। याद आएगी बात है, लॉर्ड स्टेनले, ये लिखवा रखा है मैंने, स्टेनले।
अब सुन लो, ये तो होगा, एक तरफ तो हमारे पास भारत का सचिव का पद होगा, एक तरफ हमारे पास वायसराय का पद होगा, दो चीज होगी हमारे पास। अब क्या करेंगे, शासन किस तरह होगा, यही चीज समझनी तुम। अगर ये समझ में आ गया ना तो इस एक्ट का फायदा, नहीं तो छोटे छोटे फैक्ट तो कोई भी रट को भाग जा, उनका कोई फायदा ही नहीं है। तो दो पद हो गए हमारे पास, एक तो भारत के सचिव का पद होगा, इस इंग्लिश में नाम बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, बता सको उसका नाम, भारत के सचिव का पद, ये एक पद, पोस्ट है एक प्रकार की, सही बात है। एक हमारे पास गवर्नर जनरल वायसराय, गवर्नर क्या नाम है, गवर्नर जनरल जनरल वायसराय, वायसराय, ठीक। अच्छा कितने पद हो गए, दो पद हो गए हमारे पास से, ठीक। अब ये तो जो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय है, ये तो भारत के अंदर ही रहेगा, और ये जो भारत का सचिव है ना, कहने को ये भारत का सचिव है, लेकिन इसे इंग्लैंड की सरकार नियुक्त करेगी, याद रखना बात है, इंग्लैंड की सरकार, और इंग्लैंड के अंदर ही जाकर बैठेगा, सही बात। और इसके जो फैसले होंगे सर्वोच्च होंगे, भारत में इसका बड़ा किसी का फैसला, वायसराय को भी इसका फैसला मानना पड़ेगा, भारत सचिव का, इसे इतना सर्वोच्च पद दे दिया गया, याद रहेगी बात है, ठीक। इसे दूसरी भाषा में हम लोग भी कह सकते हैं क्या, एक प्रकार के कैबिनेट मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, सेक्रेटरी, क्या नाम है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इसका नाम भारत का सचिव। पेपर में सवाल पूछेगा तुमसे, वह कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत के सचिव का पद सर्जित किया गया था पहली बार, भारत के सचिव का पद। अब भारतीय सचिव का पद एक प्रकार से कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उसके बराबर का दर्जा। तो सबसे पहली बार जो कैबिनेट, मतलब सबसे पहली बार जो भारत का सचिव बनाया, किसे बनाएगा, लॉर्ड स्टेनली को, इसका नाम भी पेपर में पूछा हुआ, तुमसे पूछा जाएगा गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल का पद था, जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो भारत का गवर्नर जनरल वायसराय के पद में कैसे कन्वर्ट होगा, एक पद का नाम है गवर्नर जनरल, तुम कौन हो, मैं गवर्नर जनरल उस टाइम, तो एक पद या पोस्ट का ही तो नाम हो, और क्या हो, तुम ये लड़की कहने लगे कौन, मैं चीफ कमांडर हूं, तो इसका मतलब पद का ही तो नाम है, तो बस वो बना दिया गया। इस पहले नहीं आता इस तरह का पद, क्यों करा गया वही समझना मुझे, और किस तरह शासन करते थे ये भी समझना मुझे। अगर ये समझ में आ गया तो फिर सारी ये सब चीजें दूर हो जाएगी, प्रॉब्लम तुम्हारी। चले, कल तुम्हें मैंने पढ़ाया था, तो कल मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था मैंने तुम्हें, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। भाई मैं आराम आराम वो हल्की हल्की चीजें नहीं पढ़ा सकता, हल्की हल्की चीजें पेपर में देगी खुशी, सही बात यार, नंबर नहीं देने की, तो हल्की हल्की चीजें पढ़े। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ाया था तुम्हें बताया था, मैंने कहा था वहां कंपनी के ना दो काम थे, सब कंपनी का काम अलग कर दिया गया था, दोहरी शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी, दोहरा शासन, इसे दोहरा शासन बोलो, डायआर्की बोलो, डायआर्की, दोहरा शासन। अभी दोहरा शासन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरुआत हो गई थी 1784 में। इसमें क्या कहा गया था, जो कंपनी है ना उसके राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था, सही बात है। इसके लिए हमने बनाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को संचालक मंडली बोलते थे, एक बढ़ता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये तो चीज बनाई थी, बताओ क्या बनाया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसके अंदर 24 संख्या थी इसकी, अगर तुम्हें याद हो तो, याद है, समझ बात है। एक बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या कितनी थी, 6 थे इसके अंदर सदस्य, याद रहेगी बात है। अगर तुम्हें याद हो तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर नहीं बताओ टोटल इनका काम क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 बंदे थे इनका नाम क्या क्या, व्यापार पर ट्रेड या व्यापार करने का काम इनका था, व्यापार का काम सारा इन्हें सौंपा गया था। और इनका काम क्या था, राजनीति देखना, राजनीतिक विशेषज्ञ बैठे थे इसके अंदर ही बैठकर, भारत के अंदर राजनीति देखना है काम करते थे, ये सर नो, ये तो करा था हमने अब तक। अब ध्यान से सुनना छात्री, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या है, कोर्ट ऑफ, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने बंदे थे पहले, बाद में जाकर तुम बताना ना, घटाए भी क्या था पता तुम, कितने बंदे थे, 6। इस मतलब 6 मतलब यूं मान लो 6 मतलब एक तो एक इसका कोई ना कोई अध्यक्ष तो होगा ही, क्या होगा, अध्यक्ष नहीं होगा करता, तो 6, अरे कितने बंदे जाएंगे टोटल बजा, 6 तो सदस्य होंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में, अरे किसका अध्यक्ष होगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का कोई ना कोई अध्यक्ष तो रहा ही होगा, रहता ही होगा उस पद पर, ठीक है। तो 6 कितने बंदे जाएंगे टोटल, 7। अब ये बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या यहाँ तक, ठीक। तो 7 तो ये होंगे, उसके बाद 6 हो गए टोटल, एक अध्यक्ष होगा। अब इनका जो कार्यभार है सारा का सारा, वो पता किसके हाथ में चला गया, इसका सारा का सारा कार्यभार इसके हाथ में चला गया, कहाँ चला गया, भारत के सचिव के पद में, भारत का सचिव। तो जो भारत का सचिव था ना, वो सारा का सारा कंट्रोल इसके हाथ में चला गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सारा का सारा कंट्रोल था ना, वो सारा का सारा किसके हाथ में चला गया, भारत के सचिव के पद में, हाथ में। ध्यान तक सुन लो, मैं क्या बताने क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उस पर कंट्रोल करने वाला व्यक्ति अब कौन होगा, भारत का सचिव होगा,
कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कितने बंदे हो गए? 6। अध्यक्ष को मिला कितने जाएंगे? 7। याद रखिए बात है, सारा कंट्रोल किसके हाथ में चलेगा? भारत के सचिव के पास। अब भारत के सचिव का फैसला अंतिम होगा, याद रखना बात। या वाइसराय को भी इसकी सुननी पड़ेगी। बात समझ में आएगी? बात है, आगे बढ़ाऊं अपनी कहानी को टोटल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक, चलो अब क्या करेंगे हम टोटल मिलाकर? तो भारत का ये तो होगा भारत का सचिव। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बताओ और क्या पढ़ा था मैंने, चलो बताओ। ठीक, पहले यहाँ हुआ करता था जिसका कंट्रोल जो ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इसका जो पद था ये तो समाप्त कर दिया था। इसकी जगह टोटल पता कितने बंदे आ गए थे? इसकी जगह इसकी परिषद में टोटल 7 बंदे आ गए थे। 8 बंदे और भेजे गए थे, और 8 बंदे जो भेजे थे ना वो ब्रिटिश क्राउन नियुक्त करा था। 7 बंदे तो नियुक्त होकर थे, पता कहाँ थे? इसमें जो एक बंदे इस हटाओ यहाँ तो, अब 7 बंदे हो गए थे इसमें। 7 बंदे तो नियुक्त करा था कौन? पता, ब्रिटिश संसद। छोड़ नहीं सकता मैं एक भी पॉइंट यार, दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं एक बार पढ़ाऊंगा, बार बार नहीं पढ़ाने का। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ना जो, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 7 बंदे तो ब्रिटिश संसद नियुक्त करके भेजे थे। क्यों हमारे पास कौन? हमारे पास ये भारत का सचिव होगा। कहाँ गया? ये रहा भारत का सचिव। टोटल इसकी खुद की परिषद हो गया। क्या होगी? परिषद, काउंसिल हो गया। इसमें कितने बंदे टोटल? 7 तो बंदे तो जो ब्रिटिश संसद में नियुक्त करके भेजे थी, और 8 बंदे बता कौन भेज देता? जो ब्रिटिश ताज हुआ करता था, महारानी विक्टोरिया थी, उसने 8 बंदे अपने खुद के बैठाए यहाँ से। तो 8 और 7 कितने होंगे? 15। पेपर में सवाल पूछेगा, बताओ जो भारत शासन अधिनियम 1858 था उसमें जो भारत सचिव का जो पद था और उसकी जो परिषद थी उसमें कितने बंदे थे टोटल? 8 और 7 मिलाकर कितना थे? 15। यो सवाल था जो मिस कर रहा था अभी थोड़ी पहले। दोबारा फिर समझ में भी कह रहा हूँ, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ गवर्नर जनरल वाइसराय, इसकी परिषद अलग होगी। अभी मैं बात कर रहा हूं 1858 के भारत शासन अधिनियम की। और जब भारत शासन अधिनियम था उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद समाप्त, और समाप्त करके 8 बंदे तो 7 बंदे तो नियुक्त करके भेजे गए। ब्रिटिश की संसद था, वहां की जो संसद थी उन्होंने कहा कि हमने सिलेक्ट करके यहाँ भेज दिए 7 बंदे। 8 बंदे जो वहां की महारानी थी विक्टोरिया थी, कहती मैं अपने बंदे खुद यहाँ बैठाऊंगी, ठीक है मैं ध्यान रखूंगी। मुझे तुम संसद वालों पर विश्वास नहीं है। राजशाही तानाशाही जिसे तो बोलते। 8 और 7 15, उनकी परिषद में 15 बंदे हो गए, और एक खुद का एक परिषद होगा, खुद का एक खुद व्यक्ति होगा। कौन? लॉर्ड स्टेनले। तो लॉर्ड स्टेनले के सामने 15 बंदे बैठे हुए, यहाँ लॉर्ड स्टेनले बैठा हुआ, 15 बंदे बैठे हुए। भारत में कुछ भी फैसला लेना हो, कोई भी एक्ट पारित करना हो, ये 15 बंदे तय करेंगे। 15 मतलब 8 बंदे जिस तरफ साइन कर देंगे, ये समझ जाओ वही अधिनियम बन जाएगा। 8 बंदे देखिए अपनी तरफ से, इसका मतलब ये पूर्ण रूप से महारानी का शासन होगा सही। और ये जो 1858 का अधिनियम आया था ना, इसकी जो घोषणा करी गई थी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार इसकी घोषणा करी गई थी वहां इलाहाबाद के अंदर। ये सवाल भी पूछा हुआ, इसकी घोषणा करी गई थी, अब ना कंपनी का शासन समाप्त कर रहे इलाहाबाद के अंदर खड़े होकर। सही बात है, इलाहाबाद के अंदर खड़े होकर इसकी घोषणा करी थी। लॉर्ड कैनिंग ने की कहा था कि देखो हम कंपनी का शासन समाप्त करें, कंपनी का शासन समाप्त, अब महारानी का विक्टोरिया का शासन होगा। क्यों कह रहे महारानी विक्टोरिया का शासन? अरे जो भाई जो भारत सचिव का पद बनाया गया, जो इंग्लैंड थी तो नियुक्त होकर रहा हो। लॉर्ड स्टेन ने भारत का थोड़ा ही था, इंग्लैंड का था। जब इंग्लैंड का हो, इसे महारानी ने खुद भी नियुक्त करा और इनकी खुद की परिषद बनाई, कहा ताकि लोगों को बुरा न लगा, अखबार में गलत खबर न छपा। इन्होंने क्या करा? 7 बंदे तो ब्रिटिश संसद को नियुक्त करके भेज दिए। महारानी इतनी तेज लिख दी उसके अंदर भी अपना बहुमत पाने के लिए, ताकि कोई फैसला नहीं। 8 बंदे खुद के बैठा है। अब सोच रहे हो तुम, तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है? कहीं का लोकतंत्र है? ये कहीं का लोकतंत्र? बात समझ में आ रही? क्या करने की कोशिश करी जा रही है? कल को मुझे कोई भी फैसला लेना हो, मैं लॉर्ड स्टेनले हूं, किसी मुद्दे पर फैसला लेना हो कि भारत के अंदर हमें लगभग 100 साल और शासन करना, हमें कहते चलो भारत को आजाद करना, फैसला लेना, मुझे मैं भारत का सचिव हूँ, और यहाँ कल को वोट पड़ने लगी 15 बंदों में तो वोट डाल लेंगे, तो इसका मतलब 8 बंदे या 8 बंदे, तो जो महारानी कहेगी ना 8 बंदों को तो वही तो होगा। यस, इसका मतलब पूर्ण रूप से तानाशाही आएगी भारत के अंदर। इसे क्या ओरिजिनल तानाशाही? बात समझ में आई? क्या कहने की कोशिश आ रही है? समझ में आया बात जो मैंने बताया था पूरा का पूरा? क्योंकि मैं हल्का हल्का पढ़ा कर नहीं निकल सकता। पेपर में तो बच्चे इतना पढ़ रहे भारत सचिव का पद बनाएगा, मैं नहीं पढ़ाना चाह रहा यार। वो छोटा छोटा कोई भी पढ़ा था, कैसे क्या करोगे? मैं पढ़कर कहीं तो पढ़ लो जाएगा यूट्यूब से। बात समझ में आई? क्या कहने की कोशिश करी जा रही? दोबारा फिर पूछूंगा मैंने क्या बताया, क्योंकि यही चीज तुमसे कभी भी सुनी जा सके। ये भारत सचिव का पद यहाँ था आया था, और जो भारत का सचिव है ना, ये सर्वोच्च भारत के अंदर इस टाइम इससे बड़ा कुछ नहीं है। और ये कहाँ बैठा हुआ? इंग्लैंड में इसका पद। कहने को नाम गए हुए सबसे सारी चीजें सब इस वाइसराय को जो भी फैसला लेना इससे पूछना पड़ेगा, और इससे भी पूछना पड़ेगा ना। यहाँ वोटिंग होगी, और वोटिंग होगी ना 8 बंदे महारानी के बैठे हुए टिक करके ट्र, जो भी होगा भारत में महारानी करेगी। सारा पावर किसके हाथ में चली गई? महारानी के। महारानी कौन थी? विक्टोरिया। विक्टोरिया याद रही बात? ये तो इतना सा कॉपी में लिखा रखा है मैंने, पिछली बार मैंने ये नहीं समझा रखा था कॉपी में, इसलिए कह रहा हूँ मैं जब मैं पढ़ा रहा हूँ ना तो दोबारा तो मैं उसके अंदर इनोवेशन कर रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट में तो दोबारा पढ़ोगे ना उसके अंदर इनोवेटिव होगा, इनोवेशन होगा। क्यों? नवाचार होगा उसके अंदर, वो नवाचार बहुत जरूरी हो। समझ में आई बात है? ये तो छोटी छोटी लाइन में पढ़कर वैसे भी निकल जाता। बात समझ में आई? क्या कहने की कोशिश करी मैंने? अब तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ वो बताता हूँ तुम्हें क्या हुआ उसके बाद। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम क्या यहाँ तक? ठीक, तो एक तो हमारे पास होगी वाइसराय की परिषद, एक तो हमारे पास होगी जो हमारे पास ये भारत का जो सचिव था उसकी परिषद होगी, एक होगा हमारे पास गवर्नर जनरल वाइसराय की कार्यकारी परिषद, क्योंकि
ये तो सिर्फ ऑर्डर देंगे, फैसला तो इन्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि ये भारत के अंदर मौजूद है, ये पद भारत के अंदर मौजूद है, ये भारत के अंदर नहीं है, ये इंग्लैंड के अंदर मौजूद है। कहाँ से? इंग्लैंड के अंदर। तुम्हें दिखाऊं उसका पोस्ट दिखाता हूँ, मेरे पास एक एनिमेशन है, इसे बंद कर लो। पता लग गया? जो मैंने तुम्हें एनिमेशन दिखाया अभी टैब के अंदर, पता लग गया? अभी भारत का सचिव है ना, जो ऑर्डर देगा पता किस? वाइसराय को। इसकी खुद की परिषद होगी। अब इसकी खुद की परिषद में कितने बंदे थे? जब मैंने पिछली बार पढ़ा था, वाइसराय की परिषद में कितने बंदे थे? गवर्नर जनरल की परिषद में कितने बंदे थे पिछली बार? 6 थे, 5 थे, 4 थे, 4 सदस्य थे, 4, उसको खुद को मिलाकर 5 थे। फिर बाद में एक हटा भी दिया था, कितने रह गए? 3 रह गए थे, तो टोटल कितने हो गए थे? 4। उनकी खुद ही परिषद होगी, उस गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बोलेंगे। भारत में काम करने, भारत में कुछ भी काम करना हो ये करेंगे। ऑर्डर यहाँ पे मिला भारत के सचिव के पद से, और ये पद हाथी कहाँ था? इंग्लैंड में। बताओ, आराम से बैठ के वहां तो ऑर्डर दे देते हैं। ये सर नो ऐसे पढ़ना है सर, हल्के हल्के में नहीं पढ़ना सर। इस दुनिया में ना प्रत्येक मनुष्य बराबर का दिमाग लेकर पैदा हुआ, इस बात को अच्छी तरह दिमाग में जान लो, अच्छी तरह, ठीक है? जो 12वीं क्लास के बाद बच्चा पैदा हुआ उसका भी सेम दिमाग, जो बीएससी कर रहा है उसका भी सेम दिमाग, जो बीटेक उसका भी सेम दिमाग। बस यो है कि मनुष्य ना कौन से मनुष्य ने अपना दिमाग किस समय में किस तरीके डेवलप कर लिया। सारा खेल इसका। ये तो तुम समझ सब चीज सको, समझाने वाला चाहिए और अंदर इच्छा चाहिए। समझ में आई बात है? कुछ भी समझा जा सके, दुनिया की कठिन से कठिन चीज समझा जा सके। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम यहां तक? समझा दोगे मुझे से? जो 1858 का भारत शासन अधिनियम आया ना, इसे जब भी पढ़कर सुनाया गया इलाहाबाद में, तो नाम पता क्या रखा इसका? लोगों ने पता क्या? भारत के अखबारों ने क्या छापा इसके बारे में कि ये तो ना महारानी का घोषणा पत्र। क्या है महारानी का? इसे 1858 के भारत शासन अधिनियम को महारानी का घोषणा पत्र के नाम से जानते हैं। घोषणा नहीं, घोषणा पत्र। सही बात है। कौन सा पत्र है? कहां पढ़कर सुनाया गया ऐसा? इसे कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। बोल कर देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बोल दोगे? पता लग गया? एंड एक्ट द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड एक्ट द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत का गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल है ना। क्या नाम बोलेगा उसका? पूरा नाम बोलो, बताओ पूरा नाम। भारत का गवर्नर जनरल वाइसराय। कौन था? एक नया पद और बनाया गया, क्या नाम? इंग्लिश में नाम बता दो उसका। चलो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। याद रहा ये बात है? कौन बने पहले? कहां ये पद है था? कहां? और ये वाला पद कहां से इस टाइम? भारत में। पता लग चुका है ना? ये वाला पद बड़ा है कि ये वाला पद बड़ा? भारत का सचिव वाइसराय की बात मानना का, वाइसराय है ना, वाइसराय की बात मानना। उसकी वाइसराय की परिषद में कितने बंदे थे? 15 बंदे। उसकी जो 15 बंदे थे उसमें तो 8 बंदे कहां से नियुक्त होते थे? महारानी के कहने पर। महारानी रास्ते में चलते हुए किसी भिखारी को जाकर यहाँ मंत्री बना देगी, बैठा कर जा बैठ, देख नजर रख वहां से जाकर ये क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, सारा पैसा कहां जा रहा। तो 15 सदस्यों की जो परिषद बनाई थी, सचिव को तला कौन है? 15 सदस्यों की जो परिषद बनाई थी उसका अध्यक्ष कौन है? भारत का सचिव। कौन है? लॉर्ड स्नेल ने। अलग अलग समय बदलते रहे। अगर देखो मैंने और क्या लिखवाया था, कुछ लिखवाया था और इसके अंदर तुमको नहीं लिखवाया था। चलिए अब हम चलते हैं भारत। ये पहले लिख नहीं रखा था तुमने? मैं चाहता हूं से लिख लो रफ के अंदर। यार ये वीडियो देखो, इसे अभी मिटा रहा हूं सर, मिटा दूंगा सर, इसे मिटा रहा हूं, इस रुमाल तो मिटा रहा हूं। ये रुमाल पता किसका ना? प्रिया का रुमाल है। नहीं सच में मजाक नहीं कर रहा। रात गई, हटाओ। चले ध्यान से सुनो, अब आ जाओ 1861 वाले पर। वक्त बदला, हालात बदले, जज्बात बदले और अधिनियम भी बदल गया। 1861 का बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है 1861 का। कब का?
1861 का। आओ समझते हैं 1861 वाले में क्या हुआ। 1861 का भारत शासन अधिनियम, यहां पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई। सुन लो, पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई। पोर्टफोलियो जानते हो क्या हो? पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो जानते हो क्या हो? भारत का गृह मंत्री बन गया, भारत का स्वास्थ्य मंत्री बन गया, इसे पोर्टफोलियो सिस्टम बोल रहे। सही बात है। हिंदी में क्या बोल रहे थे? मुझे नाम पता उसका हिंदी में क्या बोल। पोर्टफोलियो सिस्टम। आओ पेपर में पूछेगा कौन से दिन के तहत पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई थी। भारत का स्वास्थ्य वित्त मंत्री बनाया इन्होंने उठाएगा। एक तो भारत का स्वास्थ्य मंत्री बनाया इन्होंने, नहीं गृह मंत्री बनाया, एक सैन्य मंत्री बनाया, एक कानून मंत्री बनाया, एक राजस्व मंत्री बनाया, एक वित्त मंत्री बनाया, एक लोक निर्माण विभाग बनाया इन्होंने। आगे जाकर 5-6 मंत्री का पद बना दिया इन्होंने। इसे जब जब बहुत सारे मंत्री बनने स्टार्ट, आज तो पहले कभी मंत्री नहीं बने थे, इन्होंने अलग अलग काम सौंप दिया। जरूरी था वो, पता क्यों? पोर्टफोलियो सिस्टम। अकेला व्यक्ति सारा काम किस तरह संभाल लेगा? भाई सेना का काम किसी और को सौंप दो तुम, भाई एक काम करो धन का काम किसी और को सौंप दो। तो इसी सिस्टम को पोर्टफोलियो सिस्टम क्या हुआ। और ये भी आज भी भारत के कानून में लागू है पोर्टफोलियो सिस्टम। सबसे पहली बार यही आ रहा है 1861 में, अंग्रेजी सरकार के द्वारा भेजा गया। सही। और आज तक हमने भारत के संविधान में रख रखा है। क्या भारत का सैन्य मंत्री नहीं है? हाँ। सेना का मंत्री है, क्यों नहीं है? रक्षा मंत्री जैसे बोल रहे हो। तो क्या भारत का वर्तमान समय में मंत्री नहीं है? हाँ। क्यों नहीं है? ताई मंत्री नहीं है, निर्मला सीतारमण, क्यों नहीं है? आज भी है भारत के संविधान में। यस और नो? ताई क्या कर रही है? आओ जानते हैं। ये हमारे पास देखो, एक तो वायसराय, क्या है? वायसराय। अब तो बोल दो वायसराय। अब जो वायसराय है ऊपर, इस टाइम सुन लो, वायसराय हुआ ना, इसकी जो परिषद, सुनो, वायसराय की परिषद, वायसराय की कार्यकारी परिषद, वायसराय की कार्य परिषद, कार्य करने वाली जो परिषद की काउंसिल थी, इसे बोलते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो जो वायसराय की कार्यकारी परिषद थी ना, इस कार्यकारी परिषद के अंदर 3-4 पद बनाए गए। नंबर फर्स्ट, एक तो गृह मंत्री बना दिया। वाओ, क्या बनाया? गृह मंत्री। और दूसरे नंबर पर एक सैन्य मंत्री बना दिया। क्या बनाया? सैन्य मंत्री। वाओ। एक और बनाया इन्होंने एक पद, कानून मंत्री। कौन सा? कानून मंत्री। अच्छा। और बनाया इन्होंने एक वित्त मंत्री। याद रहा ये बात है। एक और बनाया इन्होंने लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण पीडब्ल्यूजी नहीं बोलता है जैसा, लोक निर्माण मंत्री, ये बना दिया इन्होंने। ये 1874 बनाया ना, बाद में जाकर। अच्छा ये बताओ, ये तो काम बांट दिया इन्होंने यार। तो ऐसा सिस्टम जहां काम को बांट दिया जा, अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग विभागों में बांट दिया जा, अलग अलग मंत्रालय को बांट दिया जा, ऐसे सिस्टम को बोल रहे हम पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पूरा का पूरा कौन सा सिस्टम है? पोर्टफोलियो। फोलियो सिस्टम। बात ना करो, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें बहुत कुछ है कंफ्यूज होने का, याद रही बात है। अब बताओ, गवर्नर जनरल अब अकेला काम नहीं करने का। गवर्नर जनरल वायसराय, उसकी कार्यकारी परिषद में गृह मंत्री काम करेगा, उसकी सैन्य मंत्री काम करेगा, कानून मंत्री काम करेगा, वित्त मंत्री काम करेगा, लोक निर्माण मंत्री भी बना दिया बाद में जाकर 1874 में। ये बड़ी बात थी कि अपने अपने काम का बंटवारा कर दिया गया। आज तो पहले सारा काम खुद गवर्नर जनरल करता था। समझ आई बात है। तो 1858 के बाद जो 1861 का अधिनियम आया, उसमें काम का बंटवारा करके एक पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत करी गई। इसके बाद तो फिर मंत्री बनते चले गए। इससे क्या होगा, एक व्यक्ति पे ज्यादा लोड नहीं पड़ने का। एक व्यक्ति सारा काम कैसे संभालेगा? एक व्यक्ति सेना भी संभाल रहा है, एक व्यक्ति कानून भी संभाल रहा है, एक ही व्यक्ति मंत्री धन भी संभाल रहा है। ये गलत बात है ना, सही बात है, अच्छी सिस्टम नहीं है। तो एक अच्छी शुरुआत थी, ऐसे मान सकते हैं। इसे भारत के संविधान में एडॉप्ट कर रखा है। इसीलिए तो पढ़ रहे हैं सारा का सारा कि संविधान तो पहले कौन से कानून चले थे, इसलिए पढ़ रहे हैं। हम क्यों पढ़ रहे हैं सर? क्योंकि हम क्या ऊपर क्या संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, संविधान का विकास किस तरह हुआ, ऐसा हुआ। अम्बेडकर को पता नहीं होंगे, सब पता होंगे। अम्बेडकर सारे नहीं पढ़ोगे, सब पढ़ोगे। अम्बेडकर से जुगाड़ तो बढ़िया आ रही हो, सही बात है। ठहर यहाँ तो आजा ये टेक दिया लाग भारत के संविधान के अंदर, समझ नहीं बात, ऐसे पढ़ा था। अब सोचो अम्बेडकर ने किस लेवल पर जाकर पढ़ा होगा। कम से कम दर्जन भर के देश उन्होंने तमीज से स्टडी कर रखे थे संविधान। दर्जन भर देश के जो संविधान थे तमीज से स्टडी कर रखे थे। ये बात मान लो, 12-13 देश के संविधान बहुत भयंकर तरीके से, जो बढ़िया बड़े बड़े देश है। भारत का ही नहीं पढ़ा जा रहा है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहां तक? एक बात और बताता हूं, यो ना जो गवर्नर जनरल था, उसकी जो वायसराय थी, गवर्नर जनरल जो वायसराय था, उसकी जो कार्यकारी परिषद थी,
गवर्नर जनरल के पास इतनी शक्ति आ गई थी कि वो अध्यादेश भी जारी कर सकता था। अध्यादेश, अध्यादेश को हम इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, इसे दूसरी भाषा में ऐसे कहते हैं, बिना, सुन लो, बिना किसी सभा को बैठाए, ना तो लोकसभा बैठा नहीं ना राज्यसभा बैठा नहीं, और जब इमरजेंसी आ जाए और कानून बनाना पड़ेगा बहुत जरूरी, तो समझ जाओ कानून बनाने के लिए जो वाइसराय है वो अपने आप ऑर्डर जारी कर देगा, साइन करके चलो ये पड़ा कानून सीधा, उसकी बात लिखी हुई बात ही कानून बन जाएगी। अच्छा नहीं मानना जाता, लेकिन इसका प्रावधान आज भी है भारत के संविधान में। जब भारत के संविधान का तुम अनुच्छेद 123 पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे एक तो राष्ट्रपति हो, मान देखो हमारे देश में वर्तमान समय में क्या है, एक तो हमारे पास राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति नहीं होता, राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 123 ने शक्ति दे रखी, अनुच्छेद 123 ने शक्ति दे रखी कि राष्ट्रपति ना बिना लोकसभा के बिना राज्यसभा के ऑर्डिनेंस पास करके कानून बना सके मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। 123 ने शक्ति दे रखी, आर्टिकल 123 हमारे पास। अब एक गवर्नर है, गवर्नर नाम सुना है गवर्नर ना, गवर्नर का मतलब राज्यपाल, वर्तमान समय माने राज्यपाल नहीं है, राज्यपाल राज्यों के लिए कानून बना देगा बिना किसी विधानसभा के, बिना किसी विधान परिषद के कानून बना देगा। ये बता कौन से अनुच्छेद में, 213 में, इसे 2 को आगे कर दो बस पूरा का पूरा, आर्टिकल 213 के अंदर, 213 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट बात है। देखो इनके पास शक्ति है किसकी, अध्यादेश जारी करनी, वर्तमान समय में। कौन से समय में, वर्तमान समय में। मुझे ऐसा लगा जब अम्बेडकर ने संविधान बनाया होगा ना, उन्होंने 1861 का भारत शासन अधिनियम पढ़ा होगा और ये वाली शक्ति को भारत के संविधान में ठेका डाल दिया होगा। यही तो पढ़ रहे हैं संविधानिक विकास, ये तो पढ़ रहे, ये नहीं पता तो क्या पता तुम, क्या रट्टा मारोगे इसका पेपर के लिए। समझो भाई, अम्बेडकर संविधान पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने 1861 का पढ़ाई होगा, बेवकूफ थोड़ा ही होंगे कहीं में, समझ बात है, तरीके तौर समझ बात, तो पढ़ाई होगा। पढ़ करने के बाद उन्होंने सोचा कि यार जुगाड़ तो बढ़िया है, सही बात है, इन्होंने उठाकर सारा का सारा एडॉप्ट कर लिया भारत के संविधान में, और ये शक्ति राष्ट्रपति को दे दी, गवर्नर को दे दी। गवर्नर को कहा, राष्ट्रपति को कहा, अगर देखो राष्ट्रपति को कहा अगर देश में इमरजेंसी आ जाना, ना तो लोकसभा चल रही ना राज्यसभा चल रही, और कल वो कानून बनाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे, क्योंकि कानून बनाने का काम तो लोकसभा राज्यसभा का हो ना, सही बात। विधायपालिका का हो, विधायपालिका का अस्तित्व में नहीं है, काम नहीं कर पा रही, देश में हालात खराब हो चुके, चाइना नाकर्मण कर दिया कानून बनाना। अब कानून बनाएंगे तो बनाएंगे किस तरह, अब कानून बनाना बहुत जरूरी है, कानून जब बनाना बहुत जरूरी तो इसलिए राष्ट्रपति को पावर देगी, शक्ति देगी, तुम साइन करो, ये पड़ा सारा कानून, गवर्नर को शक्ति देगी, राज्य कानून ये बना तुम्हारा कानून। पता लग चुका, पढ़ना इस लेवल पे जाकर पढ़ना पड़ो, इस तो बुद्धि डेवलप हो, फैक्ट याद करने थे ना, जो दिमाग वो संकीर्ण हो जाए, छोटा हो जाओ, ऐसे पढ़ना पड़ो, समझे, पता लग चुको, समझ मारो तो सारे को, समझ मारो तो, कोई प्रॉब्लम। अच्छा, अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति दी गई ना, ये 6 महीने तक वैलिड रहेगा। जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई कितने महीने तक वैलिड रहेगा, 6 महीने तक, 6 मंथ तक। 6 मंथ के बाद ना जो विधान परिषद वहां विधान परिषद हुआ करती थी, उनका चलना बहुत जरूरी, बाद में जाकर ऑर्डिनेंस पर, आज भी इस तरह के प्रावधान है, सही बात है। जो अध्यादेश है ना, 6 महीने के बाद फिर अप्रूवल लेना पड़ेगा, जो सामने सदस्य बैठे हुए साइन करवाओ उन पर, क्या कानून बनाया तुमने, जनता के लिए कानून बना रहे, जनता से नहीं पूछा, जनता कौन, जो लोकसभा में बैठी हुई, राज्यसभा में बैठी हुई, उन तो पूछा नहीं तुमने, कानून बना रहे हो तुम, समझ नहीं बात यार, पता लग चुका। ये बात बताओ पोर्टफोलियो सिस्टम समझ में आया नहीं आया, सही बात। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था, नहीं आ गया था। भारत सचिव का पद 1858 वाले में आया था, भूलने तो नहीं सर, पक्की बात है ना 100%। जो भारत का सचिव था उसकी परिषद में 15 बंदे हुआ करते थे, समझ बात। और वो जो पद था ना इंग्लैंड में था, वो भूल तो नहीं सर। वाइसराय की परिषद अलग, वाइसराय की कार्यकारी परिषद अब ऐसी होगी। अब जो वाइसराय काम करेगा ना, गवर्नर जनरल वाइसराय होगा। गवर्नर जनरल था वहां पहले, 1858 पहले गवर्नर जनरल था, 1858 का अधिनियम आने के बाद गवर्नर जनरल वाइसराय बन गया, भूलने तो नहीं सर, इसे बार बार रिपीट करवाता रहूंगा मैं। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। अब गवर्नर जनरल वाइसराय था, इसकी जो कार्यकारी परिषद थी, इसमें टोटल कितने बंदे थे, 1 2 3 4 5 6, कितने बंदे होंगे, 6 7, 3 और 3 6, 3 और 2 5, एक और रहेगा, कोई बंदा रहेगा, वित्त मंत्री लिख दिया मैंने, राजस्व मंत्री भी लिख दो यार, वित्त मंत्री तो लिख दिया, वित्त और राजस्व का अलग, राजस्व मंत्री का अलग बना रखा है। कितने बंदे होंगे बताओ, 6 हो गए, 7वां खुद होगा, एक होगा चीफ इन कमांडर, कमांडर इन चीफ, इसे बोलेंगे कमांडर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, सेना साना संभालने का काम कर रहा था पूरा का पूरा, सेना को कब्जा करने। तो टोटल देखो इतने बंदे होंगे इसकी कार्यकारी परिषद में, देखो कितने बंदे होंगे इसकी कार्यकारी परिषद के अंदर, टोटल बताओ कितने बंदे होंगे, 6 तो ही होंगे, 7वां होगा और 8। इस सवाल पूछा हुआ पेपर में, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने बंदे थे, 8।
और वाइसराय की कार्यकारी परिषद, उसके जो भारत सचिव का कार्यकारी परिषद में कितने बंदे? 15। 8 कहा थे, 15 थे उसमें। वहां चलिए सोनी की शादी में जाएगा, पढ़ना लेना तो है नहीं, पता लग चुका होगा ना। यहाँ तक कितने बंदे हो गए? तो बताओ, गवर्नर जनरल वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद थी उसमें कितने बंदे थे? टोटल 8। 8 दिखे कौन कौन थे? बताओ एक बात, गृह मंत्री होगा, सैन्य मंत्री, कानून मंत्री, वित्त मंत्री, लोक निर्माण मंत्री होगा, राजस्व मंत्री होगा, कमांडर इन चीफ होगा, खुद वाइसराय होगा। टोटल मिला के इनके कितने बंदे होंगे? टोटल 8। 8 बंदे फैसला लेंगे और काम करना हो कुछ भी, कानून को किस तरह लागू करना। सही बात है। वाइसराय जो भारत का सचिव, उसने क्या बात बताई? जो बात बताई ना भारतीय सचिव ने, उसकी बात को इंप्लीमेंट करना, लागू करने का काम इस परिषद का हुआ करता था। जो गवर्नर जनरल वाइसराय की कार्यकारी परिषद, इसलिए बोले काम करना, कार्यकारी परिषद, काउंसिल, फैसला लेना किस तरह लागू करना उस कानून को, जो वहां तक बना के भेजा गया। वहां तक कहां तक? जहां कहां था? भारत के सचिव था। भारत के सचिव की जो परिषद है भारतीय परिषद, भारतीय सचिव की जो परिषद है भारतीय परिषद, और भारतीय परिषद के अंदर जो बंदे बैठे हुए 8 बंदे हुए और 7 बंदे हुए, 8 और 7 कितने होंगे? 15। वे 15 बंदों ने जो कहा यहाँ इंप्लीमेंटेशन होगा उसका। पता लग गया क्या है? ऐसे ही काम चलता है आज भी, ऐसे ही चलते हैं काम, समझ गए? ऐसे तो भारत का संविधान बनाया जा। हवा में बात करते हो, हवा में इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम है अंदर? एक परिषद और बनाई गई, ये 2 परिषद समझ में आई। 1861 का जब अधिनियम आया, उसमें एक परिषद और बनाई गई, वाइसराय की कार्यकारी परिषद के अलावा एक अन्य परिषद बनाई गई, इसे बोलते हैं विस्तारित परिषद। अब देखते हैं विस्तारित परिषद, उसमें इसे बोलते हैं विस्तारित परिषद। और ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला, ध्यान तो समझना। जो विस्तारित परिषद थी ना, इस विस्तारित परिषद के अंदर सुन लो 6 से लेकर 12 सदस्य रखे गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आज तक अंग्रेज जो शासन कर रहे थे यहाँ से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर अब तक भारतीयों को कहीं जगह नहीं मिली थी। पहली बार इस विस्तारित परिषद के अंदर भारतीयों को भी जगह दे दी गई। ये बड़ी बात थी कि भारतीयों के प्रति सिंपैथी क्रिएट हो रही थी। क्यों? क्योंकि इन पर आरोप लग रहे थे, बाहर के अखबार ये सारी बात छाप रहे थे, अंग्रेज ना यहाँ तानाशाही कर रहे, और तानाशाही नाम से सबको डर लगा। अंग्रेज यहाँ तानाशाही कर रहे, इन्होंने क्या करा? सिंपैथी क्रिएट करने के लिए, ताकि अखबार में अच्छी खबर छपो। समझ बात है? अच्छी खबर छपो इनके खिलाफ, मोहन अंग्रेजों के खिलाफ। इन्होंने क्या करा? इन्होंने एक विस्तारित परिषद बनाई, और विस्तारित परिषद में 6 से 12 बंदे के आसपास रखे। इसके अंदर अतिरिक्त सदस्य रखे, कुछ सरकारी सदस्य थे, कुछ गैर सरकारी सदस्य थे। क्षेत्र कितने सदस्य? क्षेत्र कितने बीच में? 12 सदस्य, और कुछ तो ऐसे सदस्य सरकारी थे। कैसे थे? सरकारी, यानी सरकार नियुक्त करेगी, अंग्रेजी सरकार। कुछ ऐसे थे जो गैर सरकारी थे, गैर सरकारी। इसमें ना 3 बंदों का नाम बड़ा फेमस है, उनका नाम पता होना चाहिए तुम्हें। सही बात है। भारत के लोग पहली बार आ रहे हैं। अगर तुमसे सवाल पूछा जा, वह कौन सा अधिनियम है? 1858 का भारत शासन अधिनियम, जिसके तहत भारतीयों का प्रतिनिधित्व करा गया वाइसराय की कार्यकारी परिषद में। वाइसराय की कार्यकारी परिषद में पहली बार अगर जगह मिल रही ना, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत मिली। ये सवाल पूछा जा, तुमसे सवाल पूछा गया, लाइन बनाई मैंने प्रश्न में, बताओ। वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद है उसमें जगह मिली, 3 लोगों को जगह मिली। तीनों का नाम भी पता होना चाहिए कौन कौन थे वे, और उनको जो जगह मिली उन तीनों का नाम पता होना चाहिए। और उनकी जब जगह मिली, वाइसराय की कार्यकारी परिषद में जगह मिली। लेकिन ये नहीं है, ये सिर्फ बैठ सकते हैं वहां, सुन सकते, बोल सकते, वोट देने का अधिकार फिर भी नहीं मिला। बजट पर बहस नहीं कर सकते, कितना पैसा कहां खर्च करेंगे तुम ये भी पूछ सकते हैं। ये 3 बंदे थे, तीनों का नाम बता रहा हूँ कौन कौन थे, कहां के राजा थे। राजा थे देश की रियासत के राजा, बस नाम कर दिया गया कि हम एक तो बनारस के राजा थे, एक पटियाला के महाराजा थे, एक सरदिनकर राव थे। कितने व्यक्ति थे? 3। एक तो बनारस के राजा थे, कहां के? बनारस, पटियाला, सर दिनकर राव। कितने व्यक्ति हो गए? 3। यूं बताओ, बस तीनों का नाम भी याद रखो। यूं बताओ, भारतीयों को जगह मिलेगी नहीं मिलेगी? कौन सी अधिनियम के तहत मिली? वाइसराय की कौन सी परिषद में? विस्तारित परिषद में, कार्यकारी परिषद नहीं, जान पूछ कर बनाई गई है। इसमें कोई जगह नहीं है इनका कोई लेना देना नहीं है, इसमें इनका कोई हस्तक्षेप नहीं है इसके अंदर। हाँ, एक विस्तारित परिषद बनाई गई 6 से 12 सदस्यों की। उसके अंदर कुछ सरकारी सदस्य थे, कुछ गैर सरकारी सदस्य थे, और उसमें तो उठाकर नियुक्त कर दिया। भारत के 3 बंदों को बुलाया गया। चलो कुछ तो हुआ, पहली बार अंग्रेजों के शासन काल में प्रशासन में घुसने का हमें मौका तो मिला। 3 बंदों को बुलाया, वह बात अलग है, वहां बैठ कर चाय पी रहे हो, पप्पे तोड़ रहे हो, कुछ कर ना रहे हो। सही बात है। और ये करेंगे और करेंगे क्या है, बात समझ में आई है?
विस्तारित परिषद या कार्यकारी परिषद 8 बंद होगी तो वो अलग, इसे क्षेत्र 12 बंद होगी। अगर तुमसे पूछने लगा, सवाल पूछने लगा कि बताओ कि जो ये भारत के लोग थे, भारत के लोग को हम भारतीय कहेंगे कि क्या भारतीयों को वायसराय की कार्यकारी परिषद में भाग लेने की अनुमति थी? नहीं थी। सही बात है। जजमेंट कर सकते थे, कोई फैसला दे सकते थे, नहीं दे सकते थे, वोट डाल सकते थे, नहीं डाल सकते थे, कितना पैसा कहां खर्च हो सकता है पूछ सकते थे, नहीं पूछ सकते थे, वार्ड बजाओ तुम, कुछ नहीं बोलते। भारत के लोगों तो कुछ नहीं पूछना। अब भारत का सारा पैसे लूट रहे, भारतीय पूछते थे नहीं, बड़ी दिक्कत। 1861 में आ गए अब तक हम। सही बात है। कितना दुख दर्द झेल लिया हम। 1773 तो चल रही बात, इस 1773 रेगुलेट करते आ रहे हम, कभी यो अधिनियम बना, कभी यो अधिनियम बना, कभी ये करो, कभी वो करो, परेशान कर कर देना भारत के लोगों को। बात समझ में आई बात है? सवाल पर सवाल दागूंगा तुम्हारे सामने, सवाल पूछूंगा तुमसे, बताओ बजट पे बहस करने का अधिकार कौन से अधिनियम के तहत मिला था? इस अधिनियम के तहत नहीं मिला। समझ में आई बात? अभी तो बजट पे नहीं बोल सकते थे बिल्कुल भी। आगे चलता हूं ध्यान से। कोई प्रॉब्लम यहां तक? पहले उन्होंने बताओ, कल मैंने भारत का नक्शा बनवाया था तो भारत के नक्शे में उन्होंने कहा था 3 प्रांत थे। 3 प्रांत को हम 3 राज्य भी कह सके जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, रंजक डायरेक्ट शासन करते थे वहां से। भारत का नक्शा बना लिया छोटा सा, चलो हमने बना लिया भारत का नक्शा। ऐसा करोगे, ऐसा करके बना दिया भारत का नक्शा। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करो, बनाया भारत का नक्शा, कोई दिक्कत से करने पड़ता। 3 प्रोविंस थे, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल की, मद्रास की, बॉम्बे की। ये 3 अच्छी तरह से थे जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण था, डायरेक्ट। इसे दूसरी भाषा में ऐसे कह सको, ये पूरा का पूरा भारत, पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में भारत का अंग्रेजों का शासन है। लेकिन उनकी अंग्रेजों ने 3 राज्य बनाए रखे, 1 2 3। जब 1861 का भारत शासन अधिनियम आया तो उन्होंने 2 राज्य और बनाए, और दोनों का नाम याद रखना। ये भी सवाल पूछा जा सकता है कितना डेप्थ में जाएगा। देखना चाहते हो कौन से राज्य में? उनका नाम बताऊं कौन कौन था? एक का नाम बनाया पंजाब प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रांत बना दिया पूरा का पूरा। एक और बनाया उन्होंने, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविजन, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट प्रोविजन, जम्मू कश्मीर वाला इलाका पूरा का पूरा। अब बताओ अंग्रेजों का शासन कितनी कितनी जगह होगा? 5 जगह। 5 जगह इसे बोल रहे थे, 1 2 3 4 5, इसे बोल रहे थे अंग्रेजी भारत। अभी हाँ इस एरिया में नहीं अंग्रेजों का शासन, इस क्षेत्र में। बात समझ आएगी बात? तुम कोई प्रॉब्लम नहीं था? अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, जरा बताना। 1861 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से सुनना चाहिए। पहला स्टेटमेंट, इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार था। सही गलत है? सही बात है। इस अधिनियम के तहत भारतीय वायसराय की कार्यकारी परिषद में भाग ले सकते थे? नहीं, याद रखना, नहीं है, अंतर नहीं रखना इसका। समझ गए? ऐसे सवाल पूछो उठा उठा कर, जमाना बदलेगा, वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, फिर सवाल आएंगे ऐसे लौट लौट कर। अगला सवाल, 1861 के अधिनियम के तहत एक स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट, ये भी तुम्हें बताना, ध्यान से सुनना चाहिए। तो इसके तहत प्रांत की संख्या को बढ़ा दिया गया था। अब बताओ सही है गलत है? प्रांत की संख्या को बढ़ा दिया गया था, ब्रिटिश प्रांतों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। 2 बढ़ा तो दिए, पहले कितने थे? प्रांत का मतलब राज्य मान लो, जैसे उत्तराखंड होगा, यूपी होगा, राज्य। प्रांत का जब भी मैं नाम राज्य, यूपी भी एक संयुक्त प्रांत था। 1935 के अधिनियम तक पहुंचते पहुंचते नहीं समझ जाओ 11 प्रांत हो जाएंगे, 11-12 प्रांत, याद रहेगी बात है। कब तक? 1935 तक पहुंचते पहुंचते बढ़ेंगे भी तो एक ही। सही बात, क्योंकि टाइम बढ़ता रहेगा, अंग्रेजों का शासन भारत को बढ़ता जाएगा पूरा। ये ऐसे क्षेत्र जहां जहां मैंने तुम्हें बताया, चारों का नाम बताओ पहले, 5 का। बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसे बॉम्बे नहीं, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, याद रहेगी बात। फ्रंट प्रोविजन, प्रोविंस बोल रहे हैं, प्रोविंस। इतनी बात बताओ, कोई प्रॉब्लम लगा भाई? हाँ। अच्छा तुमसे पूछे पोर्टफोलियो सिस्टम कब लागू हुआ? 1859 में। लागू कब हुआ? कौन से अधिनियम के तहत आया? 1861 वाले के तहत आया। लागू कब हुआ था? 59 लिख रखा है वरना। अच्छा मान्यता मिली इसमें जाकर, लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में लागू कर दी थी, अब मान्यता मिली इस वाले अधिनियम में जाकर।
61 वाले में जाएगा। याद रहेगी बात है। अब बताओ कितने प्रांत हो गए हमारे पास, कितने प्रांत हो गए टोटल मिलाकर? 5। कितने? 5। चलो अब बताओ, थोड़ी पहले मैंने तुम्हें समझाया था विस्तारित परिषद दिया, कितने विस्तारित परिषद में कितने सदस्य थे? कितने थे? ये कब लागू, कब आया था ये कब आया था परिषद? या पता लग गया ना तुम्हें? कोई प्रॉब्लम नहीं यहां तक? ठीक, एक बार दोबारा रिपीट करवा रहा हूं मैं। कौन सा? 1861 का पोर्टफोलियो की शुरुआत हुई। वन डे एग्जाम में तो नहीं पूछा, पोर्टफोलियो होगा काम। अगले सवाल में जाकर पूछा अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिलेगा? किसे मिला? अध्यादेश कितने महीने जारी रह सके? अध्यादेश का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में अब भी है। कौन थे अनुच्छेद को? 123 ने किसे शक्ति दी? क्या जारी करनी? के अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी करने का मतलब क्या हो? कानून जारी करना, कानून बना देना, बिना लोकसभा के, बिना राज्यसभा के, बिना राष्ट्रपति के। याद रही बात है। उसके बाद ये क्या है? गवर्नर। अनुच्छेद 213 ने किसे दे सकते? गवर्नर को शक्ति दे रखी। याद रही, वर्तमान में भी है। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? और 1861 का जो अधिनियम आया था उसके तहत जो प्रांतों की संख्या, ब्रिटिश प्रांतों की संख्या बढ़ा दी गई थी। कितने प्रांत हो गए थे? 5। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कौन सी परिषद? विस्तारित परिषद। विस्तारित परिषद में कितने बंदे हुआ करते थे? 6 से 12। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसके बाद यहां तक तुम्हारा 1861 का भारत शासन अधिनियम समाप्त हो चुका। अब देख लो इसमें कुछ और बचा हुआ, देख लो इसमें कुछ और बचा हुआ। लॉर्ड कैनिंग के द्वारा आईपीसी एक्ट को लागू करा गया था। आईपीसी एक्ट, याद आएगी बात? आईपीसी एक्ट कब? 1860 में। इसी के टाइम पाया। याद रखना बात है। पेपर में सवाल पूछा कि वह कौन सा वायसराय था जिसने आईपीसी के धारा लगा? इंडियन पेनल कोड बोल रहे सर। अभी इसका नाम ना बदल दिया गया। अब इसका नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। पहले से बोलते थे, इसमें बहुत सारे कानून थे, बहुत सारी धाराएं चलती थी, एक्ट चलते थे। कुछ भी अगर तुमने किसी का मर्डर कर दिया, सारा इसमें बहुत सारी धाराएं लिखी हुई। उन धाराओं में जो दे रखा है ना, 5 साल की सजा होगी, 8 साल की सजा होगी, उम्र कैद होगी, सब इसमें लिखा रहता था। अब इसका नाम बदला, अभी बदला पिछले साल, इसका नाम बदल, आईपीसी का नाम बदल कर ना पता क्या रख देगा? भारतीय न्याय संहिता। उन्होंने कहा जो इंडियन पेनल कोड है ना, इंडियन पेनल कोड जो नाम है अंग्रेजों का दिया हुआ, हम इस नाम को बदल ले। मोदी सरकार ने कहा इसका नाम भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया। 1860 किया। वो देशद्रोह का कानून तो ना, देशद्रोह की जो देशद्रोह का कानून है ना, जिस पर देशद्रोह का कानून लग जाए, यूपी एक्ट, ठीक, 124 से आईपीसी की धारा 124 से पढ़ना कभी भी जाकर। जो भी भारत के खिलाफ बोल लगा ना, उस पर आईपीसी एक्ट लगा था। हम आईपीसी एक्ट की पता कौन सी धारा लगा था? 124 से लगा था, और वो ना सीधा फिर जेल में भी लगा पूरा का पूरा। बहुत सारे पत्रकार को इसी के जेल में डाल दिया। आईपीसी एक्ट 1860 की धारा 124 ए में देशद्रोह कानून का जिक्र, हर वो व्यक्ति जो भारत के खिलाफ बोल लगा उस पर देशद्रोह कानून लगा दिया जाएगा, उसे डिटेन कर दिया जाएगा, अंदर ठाकर फेंक दिया जाएगा पूरा। ऐसे बहुत सारे पत्रकारों पर लगाओ। सरकार इसका दुरुपयोग करती रही हमेशा। कोई सी भी सरकार आई, चाहे कांग्रेस की सरकार, बीजेपी सरकार, कोई सी भी सरकार है या गठबंधन की सरकार आई, इस कानून का हमेशा दुरुपयोग करा। इस बार इसका नाम बदला, पिछले साल इसका नाम बदल कर कितना कर दिया? इसका नाम भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस। सही बात है, याद रहेगी बात। भारतीय न्याय संहिता। वैसे इसका नाम क्या था? इंडियन पेनल कोड। कोई प्रॉब्लम यहां तक? इतनी सारी बातें याद होगी। कौन सा अधिनियम था? 1800, भूलने के तो नहीं अंत, पक्की बात है। अब मैं यहाँ से मिटा कर ना दोनों अधिनियम याद करवा रहा हूँ, और पीछे का और देख के इधर का देखता हूँ, पूछो किसकी मेमोरी कितनी ज्यादा। बात समझ एक बात। हाँ जल्दी पूछ, खींच फोटो खींच ले इसका जल्दी फटाफट। हटा दो सर, 1861 वाला गया। 1861 के बाद क्या हुआ? फिर आया 1885। बहुत बड़ा साल था 1885। अब तक 1885 के पास आने के बाद एओ ह्यूम के द्वारा कांग्रेस बनाई गई। कांग्रेस पार्टी जो आज समय में तुम कांग्रेस पार्टी देखते हो, महात्मा गांधी उसी पार्टी से जुड़े हुए थे, बड़े बड़े नेता उसी पार्टी से जुड़े हुए थे। ये कांग्रेस पार्टी 1885 में बनी, एओ ह्यूम ने बनाई थी। एओ ह्यूम एक यूरोपीय था, भारतीय नहीं था वो, उसने पार्टी बनाई थी। अब पार्टी बनाई थी या इसमें बहुत सारे भारत के लोग जुड़ते चले गए, और काम क्या था? भारतीय लोगों की आवाज उठाना, उनके बारे में सुनना, उनकी समस्या को सुनकर अंग्रेजों के सामने जाकर रखना। दोबारा फिर सुन लो, 1885 में बनी कांग्रेस। अब जब कांग्रेस बन गई ना, अब एक बहुत बड़ा संगठन बनता जा रहा था वो, भारतीय लोग जो लोग जुड़ते चले जा रहे थे। अब लोग जुड़ते चले जा रहे थे, अंग्रेजों की दिमाग होने लगा खराब, बुद्धि उनकी खराब होने लगी। यार भारत के लोग तो इकट्ठे हो रहे हैं, इसमें यूरोपीय लोग भी अध्यक्ष बनने जाएगा, भारत के लोग सारे इकट्ठे होने स्टार्ट हो गए। अब जब भीड़ जहां हो जाएगी
फिर तो भीड़ तो लोग डरेंगे ही, तय है। तो सही बात है। अब बहुत जरूरी था एक और अधिनियम लेकर आना। फिर 1885 में तो बनी थी, ठीक 5-6 साल बाद जब धीरे धीरे भारत के लोग इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए, अंग्रेजों के हाथ पैर फूलना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि 1885 में कांग्रेस बन चुकी और कांग्रेस के साथ लोग जुड़ते जा रहे। अब भारत के सब लोग, उनकी सेना यार 40-50 हजार आदमी थे, 40-50 हजार आदमी जो भारत पर शासन कर रहे थे। भारत के लोग डरपोक थे, एकता नहीं है भारत के लोगों में। सही बात है। जब एकता नहीं है ना, उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया। हमें पहले उन्होंने तितर बितर कर दिया, हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल कर बांट दिया। सही बात है, बांटते रहे, बांटो और राज्य करो की नीति अपनाई उन्होंने। सही बात है। उसके बाद धीरे धीरे जब कांग्रेस जैसी संगठन बना और लोग इससे जुड़ते चले गए, अंग्रेजों के हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो गए। उन्होंने सोचा अब तो कुछ करना पड़ेगा, अधिनियम लिया है। कौन था? 1892 का। उससे पहले कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ 1861 की जगह क्या जाएगा 1892। याद रही बात है। देखो प्रिया का रुमाल कितना काम आ रहा है, समझ में आती है क्या? चलो कोई ना कोई चीज कहीं ना कहीं तो काम है। 1892 होगा तो क्या होगा? चले अब हम समझते हैं क्या हुआ क्या। आ जाओ समझते हैं। एक तो हमारे पास 1892 का दिन है, वाइसराय का नाम सुना है? वाइसराय इसमें टोटल कितने बंदे थे इसकी परिषद? वाइसराय की कार्यकारी परिषद, वाइसराय की जो खुद की परिषद थी, बता सकते हो इसमें कितने बंदे थे टोटल? 8 बंदे। 8 बंदे थे, 8 के 8 गंदे थे। सही बात है। कितने बंदे थे? 8 के 8 गंदे थे। याद रही बात। एक यहाँ विस्तारित परिषद बनाई गई थी, थोड़ी देर पहले याद हो तुम, विस्तारित परिषद होगी। उसमें केवल 3 ही भारतीय थे। एक बनारस के राजा रख दिए, एक गुजरात की तरफ के राजा, बनारस के राजा रख दिए, दो व्यक्ति और बुला लिए उन्होंने, 3 बंदे। इसकी विस्तारित परिषद के अंदर सदस्यों की संख्या टोटल कितनी थी? 600। इंपॉर्टेंट बात यह, इसे बढ़ाकर 10 से लेकर 16 के बीच में कर दिया गया। 10 से लेकर कितना कर दिया गया? 16। ये तो बड़ी अच्छी बात है। विस्तारित परिषद का विस्तार हुआ, वाओ। और विस्तार करने के बाद ना, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र ना हो, उन्होंने भारतीयों की संख्या को यहाँ बढ़ा दिया। फिर भारत के लोगों को लगा चलो प्रतिनिधित्व तो मिल रहा है, शासन प्रशासन में जगह तो दे रहे, और 6 भारतीयों को इन्होंने नियुक्त कर दिया। कितने? 6। इसमें 6 तो बंदे ऐसे थे, 10 तो बंदे ऐसे थे जो सरकारी थे, यानी अंग्रेजी सरकार जिन्हें नियुक्त कर रही थी। इसमें 6 बंदे ऐसे थे जो गैर सरकारी थे। पता लग चुका? अभी तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, बताओ 1892 के भारत शासन अधिनियम के तहत विस्तारित परिषद के अंदर जो हो भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई थी? आप कहोगे हाँ बढ़ा दी गई थी। बढ़ा कितनी कर दी गई थी? 6। चाहे नंबर ना याद रखो, इतना तो याद रख सको कि बढ़ा दी गई थी, बस इतना ही पूछे पेपर में। तो हाँ, विस्तारित परिषद की संख्या मतलब सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। यस और नो? बढ़ा कितनी कर दी गई थी? 6। पहले 3 थे, अब 6 कर दिए। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? और पता क्या हुआ? और भी तुम जानते हैं और क्या हुआ? और ये हुआ, लेकिन जी भारतीय हैं, यही वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद, वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कार्यकारी परिषद, कार्य करने वाली परिषद, 8 के 8 बंदों का ये भारतीय। गैर सरकारी जहां लिखा हुआ ना गैर सरकारी, इसका मतलब सरकारी तो होंगे नहीं, तो सरकारी नहीं होंगे तो कौन होंगे? फिर भारतीय होंगे। क्या होंगे? भारतीय। ये गैर सरकारी कह दो, गैर सरकारी, या तो गैर सरकारी कहो या फिर क्या कहो? भारतीय। ये भारतीय लोग थे। ये भारतीय लोग थे ना, इन भारतीय लोगों को ये समझ जाओ, इसकी वाइसराय की कार्यकारी परिषद में भाग लेने की अभी अनुमति नहीं मिली। सारे फैसले तो यही ले। और ये इसे फैसले कहां से मिल रहे? भारत के सचिव की जो परिषद, भारतीय परिषद। और जो भारतीय परिषद थी उसके अंदर कितने बंदे? 15। और उसका जो अध्यक्ष हो, इसका जो अध्यक्ष, उसका नाम नहीं बताया था मैंने तुम, उसका अध्यक्ष का क्या नाम हो? उसका अध्यक्ष का नाम हो हमारे पास भारत का सचिव। तो जो भारत का सचिव होगा वो बताएगा बेटे क्या करना हो तुम्हें। इससे ऑर्डर मिलेंगे सारे, इधर जाएंगे सारे के सारे, ऑर्डर इधर जाएंगे सारे के सारे। इसे ऑर्डर लागू करने के लिए फैसले लेने पड़ेंगे, और ये 8 बंदे मिलकर खुद फैसला लेंगे। इसमें जो गवर्नर जनरल वाइसराय भी होगा उसका फैसला अंतिम होगा, वो बताएगा। 8 बंदे बहुमत का फैसला लेंगे। हम सोच रहे थे ये जो भारत की विस्तारित परिषद में तो जगह मिल ली, काश इनमें जगह मिल जाती, कम से कम भारतीयों के लिए अच्छा काम तो होता। नहीं मिली जगह। पता क्या कहा गया? ये कहा गया हमने एक मिनी पार्लियामेंट में बना रखी थी। मिनी पार्लियामेंट का मतलब छोटी संसद। जिस तरह आज की संसद काम कर रहा है, संसद में 3 अंगों, 2 अंगों, एक तो लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा और एक राष्ट्रपति होगा। इसी तरह वहां पहले काम करते, एक तो विधान परिषद हुआ करती थी, विधान परिषद,
और एक और हुआ करती थी, एक और पढ़े लिखे लोगों को ग्रुप बना रखा था, दो चीज बना रखी थी हमने, एक तो विधान परिषद थी, एक विधानसभा थी, ऐसे बना रखी थी मैंने। और फिर वहां ना दोनों मिलकर फैसला लिया करती थी, जब फैसला लिया करती थी फिर जो उनको साइन करने कानून बनाना हो तो उसका वाइसराय साइन कर देता था। मैंने बताया वाइसराय का पद राष्ट्रपति के बराबर का पद था, जैसे राष्ट्रपति काम करता देश के अंदर, बिल्कुल ऐसा ही पद था वो। ये सर नो। अब इन्होंने क्या करा, भारत के लोगों की, भारत के लोग जाकर अभी मिनी पार्लियामेंट, चलो मिनी पार्लियामेंट कहता हूँ, मिनी संसद, क्या कहते हैं, मिनी संसद, मिनी संसद, छोटी संसद है। इस छोटी संसद के अंदर ये भारत के लोग आकर बैठ तो जाएंगे, आगे ये बैठ, चलो कोई भारत के लोग आगे बैठ के 6 बंदे आगे बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, 6 बंदे आगे आगे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत क्या है, अच्छा जो मैंने संसद बना रखी, एक तुम्हारा केंद्र, एक तुम्हारे पास केंद्र की परिषद होगी, एक हो गई प्रांत की परिषद, प्रांत की परिषद। प्रांत का मतलब जानो ना, कितने प्रांत बना दिए ना, 5 प्रांत बना दिए थे। वहां भी इस तरह, जिस तरह हमारे पास एक तुम्हारे मोदी सरकार होगी, इस तरह अगर हमारे पास यहाँ उत्तराखंड होगा, यूपी होगा, ये होंगे, बहुत सारे स्टेट होंगे, इनके खुद की भी तो परिषद है। परिषद का मतलब यहाँ की विधानसभा नहीं होगी इनकी, यहाँ भी तो फैसले ले जाए राज्यों के लिए। तो हमारे पास केंद्रीय परिषद थी, एक प्रांत परिषद थी। तो केंद्रीय परिषद के अंदर, प्रांतीय परिषद के अंदर यहाँ भी भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई, भारतीयों को यहाँ भी लेकर आया गया। कारण पता है, यहाँ भी भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। अब भारत के लोग जाते थे यहाँ केंद्रीय परिषद के अंदर, भारतीय लोग जाते थे प्रांतीय परिषद के अंदर, आराम से जाके बेचारे बैठ जाते थे, बोलते भी थे, ऐसे बोलते थे, हाँ भाई पैसा जो पैसा यहाँ खर्च करना चाहिए, यहाँ खर्च करना चाहिए, यहाँ खर्च करना चाहिए, भारत के लोग 5-6 जो बंदे बैठ के जाकर, ठीक। लेकिन पता क्या है, वोट देने का अधिकार नहीं दिया। मतलब कुल को कोई फैसला लेना पड़ेगा, केंद्रीय परिषद में भी और विधान की प्रांत की परिषद में भी फैसला लेना पड़ेगा, वोट देने का अधिकार नहीं दिया। समझ बात था कि उस फैसले में अपना डोमिनेट कर सको, हम भी डोमिनेट कर सको। बात समझ आई? तुमसे सवाल क्या पूछेगा, सवाल बताओ, घूम फिर कर, सारा काम छोड़ दो। तुम तो पूछेगा, बताओ 1892 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसके तहत बजट पर बहस करने का अधिकार भारतीय को दे दिया गया था। आपका आंसर होगा हाँ, भारतीय को बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया गया था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अनुपूरक प्रश्न का मतलब पता क्या है, ये कजल में जाकर वहां से परिषद में जाकर बैठा दिया, ये प्रश्न पूछिए, बता तुम ये पैसा यहाँ क्यों खर्च कर रहे, सही बात है, ये क्यों नहीं आता इनके पास, समझने की बात है, पैसा खर्च कर रहे हैं, हाँ कर रहे, चलो कोई थोड़ा सा इधर कर देते, तेरे तो पूछ कर करेंगे, चुपचाप बैठे रहे, चल सही बात है, इस वाली बात समझ गए ना बात है, क्या कहने की कोशिश करी जा रही। तो भारतीय को बैठा तो लिया, लेकिन अनुपूरक पर्सन नहीं पूछ सकते थे। जैसे एक पर्सन पूछ लिया, उसने पूछा हम पैसा यहाँ खर्च कर रहे, या पूछा कि यहाँ क्यों खर्च कर रहे, शिक्षा पर क्यों खर्च कर रहे, ये पर्सन नहीं पूछ सकते ऐसे पर्सन। सही बात है, जो क्यों है ना, वो अधिकार नहीं आता इसके पास, क्यों का अधिकार भारतीयों के पास क्यों का अधिकार नहीं आता। इसका मतलब बजट पर ना फिर बहस तो कर सकते थे, यहाँ पैसा खर्च करो, यहाँ पैसा खर्च करो, वोट डालने का अधिकार नहीं है, अनुपूरक पर्सन पूछने का अधिकार नहीं है। अंग्रेजी लोग तो कहते चुपचाप बैठा शांति था, इसलिए बैठाया, तेरी अखबार में खबर छप रही थी, मेरी किरकिरी और थी, इसलिए यहाँ बैठाया था, मजाक नहीं कर, रिलेटिव बात ये हालत हुआ करती थी। पता लग चुका क्या हो रहा है पूरा का पूरा, बहुत कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो नहीं, समझ में आ गया क्या कहा मैंने तुम। केंद्रीय परिषद होगी, प्रांत की परिषद होगी, उनके अंदर भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। यह बात बताओ, समझ आई। अब मैं सवाल पूछता हूं, तुम बताना। 1892 के भारत शासन अधिनियम के साथ तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीयों की, इसमें केंद्रीय परिषद में तथा प्रांतीय परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया गया। स्टेटमेंट सही गलत है, सही है गलत है। अब अगला स्टेटमेंट पूछूंगा, ध्यान तक सुनना। इसमें भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया तथा वे अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे। गलत, पहली लाइन तो मैंने सही बोल दी, दूसरी अलग उसके तहत तथा लगा के जो जोड़ा ना वो गलत बोल दिया। याद रहेगी बात है। अगला स्टेटमेंट बोल दो, ध्यान तो सुनना अच्छे तरीके से। इसमें इस अधिनियम के तहत 1892 के अधिनियम के तहत भारतीयों को, ध्यान तो सुनना, 1892 के अधिनियम के तहत भारतीयों को वाइसराय की कार्यकारी परिषद में फैसला लेने का अधिकार दे दिया गया। घंटा बैठा तो नहीं जाएगा, फैसला लेके जा गए कुछ भी। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई, कोनो प्रॉब्लम छो? अरे ठीक है तो हेलो, याद रखिएगा, जितनी परिस्थिति में कम काम करो मेरे साथ, चाहे कितनी मन की, मैंने करूँ 12 कैंडिडेट तो इस टाइम में बकवास नहीं सकता। मुझे बात तो करो, चलो रिपोर्ट लो, सुन लो, बात ना करो। अच्छा ये देखो, यो मार्ले, सुन लो, मार्ले का नाम था मिंटो। मान लो उस टाइम पे भारत का सचिव हुआ करता था, इसलिए उसका नाम पहले रखा गया। सचिव का पद बढ़ा था ना, ये सचिव कौन है, सचिव होगा। मिंटो कौन था उस टाइम पर, वाइसराय।
वाइसराय, ये वाइसराय होगा। ये कौन होगा? सचिव। ये कौन होगा? वाइसराय। सचिव और वाइसराय दोनों को मिलाकर इनका नाम रखा मार्ले मिंटो। दोनों ने सहमति हो गया आपस में। सचिव का मैंने सचिव का पद तो सर्वोच्च है ही, ये इंग्लैंड में रहगा और ये भारत में वाइसराय। दोनों ने सहमति के साथ एक अधिनियम पारित कर दिया, जिसे 1909 का भारत शासन अधिनियम कहते हैं। लेकिन इससे पहले भारत में बहुत सारी परिस्थितियां पनप रही थी। जब कोई अधिनियम आ गया ना, तो भारत के अंदर कंडीशन परिस्थितियां कैसी थी उसके बाद ही आ गया हो। तो कंडीशन भारत में पता कैसी थी? 1905 में तो बंगाल का विभाजन हो चुका था, और जो बंगाल का विभाजन करा था ना अंग्रेजों ने, वो करा था हमेशा हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेल का। वहां से शुरुआत हो गई थी हिंदू मुस्लिम के कार्ड खेलने की। मुस्लिम प्रांत को अलग बांट दिया, हिंदू को प्रांत को अलग बांट दिया। ये एक बड़ा बड़ा दिमाग की खेली थी उन्होंने। बंगाल का जब विभाजन करके उन्होंने ये करा था कि मुस्लिम मुस्लिम एरिया एक तरफ, जो हिंदू हिंदू वाला एक तरफ। उन्होंने सोचा इन्हें पहले आपस में बांट दो, भारत के लोगों को बांट दिया और उन्होंने फिर राज करा आगे जाकर। 1906 में एक मुस्लिम लीग पार्टी बन गई। जब 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी बन गई ना, उस मुस्लिम लीग ने वहां शुरू से ही डिमांड करनी स्टार्ट होगी कि हमें ना अलग प्रोविजन दो, अलग 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 प्रोविंस दो, अलग प्रांत दो, अलग क्षेत्र दो। उन्होंने मांग करनी स्टार्ट कर दी। तो सबसे इन्होंने अंग्रेजों ने क्या कार्ड खेला? सबसे पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति कह दो या पृथक निर्वाचन पद्धति कह दो, इंग्लिश में कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिकता का कार्ड खेला गया हिंदू मुस्लिम को बांटकर, और इन्होंने मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी गई। इसमें हो क्या? पृथक निर्वाचन पद्धति में पता क्या हो? इसमें हो कल को चुनाव होने लगा ना, तो मुस्लिम के नेता को सिर्फ मुस्लिम ही चुनेंगे। यानी कल को चुनाव होने लगा तो मुस्लिम का कैंडिडेट खड़ा होगा और मुस्लिम के कैंडिडेट वोट डाल लेंगे। सही बात है इस क्षेत्र में। तो एक प्रकार था। इसे दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं संप्रदाय, इसे ना मिंटो को तो हम कह सकते ये ना भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जनक। सांप्रदायिकता का मतलब दंगों का जनक, याद रखना बात। या दंगे इसकी वजह से भारत में पैदा हुए, हिंदू मुस्लिम में जो फूट पड़ने स्टार्ट हुई थी, इसी की वजह से इसे मिंटो को भारत के अंदर सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। याद रही बात। या ठीक पता लग गया क्या कहा मैंने? तो मार्ले कौन था पता लग गया? सचिव था उस टाइम का। मिंटो कौन था? वाइसराय था। तो इन्होंने एक अधिनियम पारित किया, नाम मार्ले मिंटो सुधार या मार्ले मिंटो अधिनियम। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। और 1909 में आया सबसे पहला इन्होंने जो खतरनाक काम करा भारत के अंदर शासन। भारत उन्होंने सोचा भारत में लंबे समय तक शासन कैसे कर सकते, इसमें आपस में फूट डाल दिया उन्होंने भारत के अंदर। और फूट डालकर क्या करा? सबसे पहला इन्होंने कार्ड खेला। कार्ड खेल के भैया इन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली या पृथक निर्वाचन पद्धति दे गई, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इसे कहते हैं पृथक निर्वाचन प्रणाली। इसे लागू कर दिया किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। मुस्लिमों को अगर तुमसे पूछा पृथक निर्वाचन पद्धति कौन से अधिनियम के तहत दे दी गई थी? 1909 के अधिनियम के साथ। सिखों को मिली थी 1919 के अधिनियम के तहत। इसके बाद 1919 के नवाला पढ़ेंगे। सिखों को, दलितों को नहीं मिली। दलितों को मिली जाकर 1935 वाले में। सही बात है, अधिकार मिल गए थे दलितों को, महिलाओं को वोट का अधिकार मिल गया था पूर्ण रूप से। समझ बता। इसके बाद 1919 का आगा, उसके बाद 1935 का आगा, उसके बाद इसका फिर बट्टा लग जाएगा। ध्यान तो सुनते रहो इसका। बस 2 अधिनियम और रहेंगे, आराम से शांति से बैठे रहो, पूरा फोकस लगा कर रखो इस पर, क्योंकि इससे बहुत सवाल बनते हैं, बहुत सवाल। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम मुस्लिमों को कब मिला है? 1909 के अधिनियम के तहत मिल गया। पता लग चुका, नाम पता लग चुका इसका क्या अधिनियम का? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलो उसके बाद अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब कहानी बढ़ाते हैं थोड़ा आगे। अब तुमने नाम सुना होगा वाइसराय की जो कार्यकारी परिषद थी। ये पहला पॉइंट मान लो सर। दूसरा पॉइंट हमारे पास, ये तो पहला पॉइंट मान लो। दूसरा पॉइंट, जो वाइसराय था ना, ये अब जो वाइसराय था इसकी जो कार्यकारी परिषद थी, कार्यकारी परिषद, उसमें बताओ कितने सदस्य थे? बताओ मुझे टोटल कितने सदस्य? 8 मतलब ना एक बंदा अब जो होगा वो भारत का इन्होंने पहली बार अडॉप्ट कर लिया, और उस बंदे का नाम बहुत फेमस हो जाए, पॉपुलर हो जाए। सही बात है। उसका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पर्सन भी क्या हो, प्रसाद भी लिखा हो किताबों में, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी क्या था। सत्येंद्र एक बंदा भारत का था, सत्येंद्र, एक सत्येंद्र वो भी तो है, पता कौन सी पिक्चर है? शादी में जरूर आना। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नाम, ये व्यक्ति ऐसा था जिसे वाइसराय की कार्यकारी परिषद में बुलाया गया। भारत का पहला बंदा था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, वकील था। याद रही बात? या इसे बुलाया गया कार्यकारी परिषद के अंदर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि गवर्नर जनरल की वाइसराय की परिषद में 8 बंदों की कैटेगरी के अंदर 8वें नंबर का जो बंदा बैठेगा वो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, वो भारत का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलो भारत को कहीं तो जगह मिली, सही बात है, भारतीय था वो। याद रही बात? या क्या था वो? भारतीय। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अच्छा लगा तुम्हें? अच्छा लगा कि गवर्नर जनरल की जो वाइसराय की कार्यकारी परिषद थी उसके अंदर एक बंदे को बैठा दिया गया, लेकिन बैठा सिर्फ, करने का कुछ नहीं।
सही में वोट डाल देगा, हाँ वोट डालने का अधिकार मिलेगा सर पूरा का पूरा, कि हाँ कोई फैसला सुनाया जा रहा है, गवर्नर जनरल की वाइस परिषद में कोई फैसला हो रहा है, अगर उसको वोट डालने का अधिकार होगा, इसके पास भी वोट डालने का अधिकार मिलेगा सर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है 1909 में। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और कहानी बढ़ाते हैं आगे। उसके बाद ये तो बात मैंने तुम्हें बताई दी थी क्या, कि जो पार्लियामेंट थी हमारे पास, हमने एक मिनी संसद बना रखी थी, उस संसद के अंदर ना बजट पर बहस करने का अधिकार मिल गया था। बजट पर बहस करने का अधिकार मिला था, वोट देने का अधिकार तो नहीं मिला था। बजट को वोट देने का अधिकार इसमें भी दे दिया गया 1909 के अधिनियम के तहत। बजट पर वोट देने का अधिकार, बजट पर वोट देने का अधिकार, देने का अधिकार है। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई कोई प्रॉब्लम? अगला पॉइंट बताओ मेरे पास, बात समझ में आ रही है क्या कहने कुछ कर जा रही है? इन्हें वोट देने का अधिकार मिल चुका, बजट पर बहस करने का अधिकार और वोट देने का अधिकार इन्हें मिल चुका इस अधिनियम के तहत। कोई प्रॉब्लम यहां तक? गवर्नर जनरल की जो वाइस की परिषद में एक सवाल पूछा मैंने, बताओ 1909 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्योंकि यूपीएससी यहाँ तक सवाल निकाल लगा हर साल, पीसीएस अपना लेवल बढ़ागा जागा इस तरह करके। आज नहीं तो कल बच्चों की इतनी बात याद आ गई, फिर पढ़ेंगे बाद में जाकर, फिर रगड़ रगड़ पढ़ेंगे, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जिसने एक बार समझ लिया ना फिर दोबारा जाकर सिर्फ रिवीजन करेगा। अब इसमें क्या है, 1909 के अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1909 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल कार्यकारी परिषद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। सही है गलत है? भारतीयों को प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया, बढ़ा तो दिया गया, एक बार दिन चला गया सुनो, क्या शकल देख रहे, एक बड़ो क्या बोल दिया, शकल देखना शुरू कर दोगे। सही बात है। तो परिषद के अंदर ना सरकारी और मनोनीत सदस्यों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया। और जो प्रांत थे ना, पहले बताओ टोटल कितने प्रांत थे? 5 प्रांतों की संख्या भी बढ़ा दी गई। चौथे नंबर प्रांतों की संख्या को बढ़ा दिया गया, और प्रांतों की संख्या को बढ़ाकर प्रांतों की संख्या बढ़ाया गया। प्रांतों की संख्या बढ़ा कितनी होगी? 7। अब 2 कौन कौन से बढ़े ये भी समझ लो। पहले बताओ 5 बताए थे मैंने, तो बताओ 5 कौन कौन से थे? पहले बंगाल था, मद्रास था, बंगाल, मद्रास, पंजाब, NWF नॉर्थ वेस्ट प्रोविजन याद है। एक और बताया था मैंने तुम्हें, 5 ही थे, एक और असम और बर्मा। एक तो असम और एक दूसरे नंबर बर्मा। और बर्मा म्यांमार को बोल लो, जो म्यांमार है ना, म्यांमार इधर साइड में देश है, सही बात, ये भी पहले भारत में था, इसे बर्मा बोल रहे थे। म्यांमार इधर साइड में देश है, नक्शे में देखो अच्छे तरीके से, समझ गए? ये इस पूरे 7 जगह ना 7 प्रांत बना दिए हैं। 7 प्रांत का मतलब पता क्या है? यहाँ 7 प्रांतों पर अंग्रेजी सरकार प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रही है। यहाँ वही होगा इन 7 प्रांतों के अंदर, 7 राज्यों के अंदर जो अंग्रेजी सरकार चाहेगी। यो ब्रिटिश भारत भी कह सके, यहाँ प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का राज, डायरेक्ट रूप से अंग्रेज जो चाहे हम वो करेंगे। ये सर नो। तो कितने प्रोविंस बना दिए उन्होंने? कितने प्रोविंस बना दिए? 7 प्रेसिडेंसी बना दी उन्होंने, 7 के 7 प्रांत बनाकर एक तरफ रख दिए। याद रहेगी बात है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए चले, इसमें इतनी बातें याद रखनी। अगर तुमसे सवाल पूछा कि बताओ 1909 के अधिनियम के तहत दलितों को निर्वाचन पद्धति दे गई थी, नहीं दी गई। 1919 में नहीं मिली, 1919 में मिली दलितों को। सिखों को मिली थी 1919 वाले में, हाँ सिखों को मिली थी। ईसाइयों को मिली थी, हाँ ईसाइयों को मिली थी। पृथक निर्वाचन पद्धति का क्या मतलब पता लग चुका। पृथक निर्वाचन पद्धति का क्या मतलब? मुस्लिमों का नेता ना तो मुस्लिम ही चुनेंगे सर। सही बात है। अगर सिखों को निर्वाचन पद्धति दे दी गई ना, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम दे दिया, पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी गई, सिखों के नेता को सिख ही चुनेंगे, सिख ही वोट डाल लेंगे और दूसरा कम्युनिटी का लोग वोट नहीं डाल सकते। दलित भी पृथक निर्वाचन पद्धति मांग रहे थे। अम्बेडकर इसी बात पर तो लड़ाई बच गई थी गांधी जी के साथ, क्यों कह रहा हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम चाहिए। अम्बेडकर चले गए थे वहां से गोलमेज सम्मेलन, इंग्लैंड के अंदर 3 गोलमेज सम्मेलन में, तीनों बैठे रहे अम्बेडकर साहब। जो गांधी जी थे वहां दूसरे में तिड़क का भाग गया गांधी जी। सही बात है। मैं बात करना नहीं चाहता और मैं ये नहीं करना चाहता, क्योंकि गांधी जी भारत को तोड़ना नहीं चाहते थे बिल्कुल भी। उन्होंने ये कार्ड पहले ही देख लिया था कि अब हम ना, अगर हम दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति मिल जाती ना तो 500 साल और लग जाते आजाद होने में, और दलितों का एक अलग देश बनाना पड़ता, वहां दिक्कत खड़ी जाती। तो ये बात है, क्योंकि अगर दलित जा रहे ना तो इसका मतलब एक बहुत बड़ा वर्ग जो भारत के अंदर से अलग हो रहा था। और महात्मा गांधी कभी नहीं जाने जाते, यही थी महात्मा गांधी की ताकत थी। समझ आई बात है? तो महात्मा गांधी ने समझा कर रखा है। राजेंद्र प्रसाद ने अम्बेडकर के गांधी के बीच में बाद में जाकर लड़ाई बची, जब राजेंद्र प्रसाद ने बुलाया, बैठाया आपस में, समझौते हुए इनके आपस में बैठकर दोनों मंच पे आकर बैठे हैं
फिर उनके बीच में समझौता हुआ। फिर अम्बेडकर ने कहा था कि यार मुझे ना फिर एक काम करो, तुम मुझे पृथक निर्वाचन पद्धति नहीं दे रहे तो एक काम करो, फिर जो हमारे दलित लोग हैं इन्हें ना आरक्षण दे दो। आरक्षण की शुरुआत यहाँ तो हुई थी 1932 के आसपास, 32-33 के आसपास। याद रहेगी बात है, यहाँ तो शुरुआत हुई सर आरक्षण की। यहाँ तक समझ में आ गया? 1909 का पार्लियामेंट सुधार, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? वोट देने का अधिकार मिल गया, वोट देने का अधिकार। अरे मुस्लिमों को नहीं, बजट को वोट देने का अधिकार मिलेगा भारतीयों को? मुस्लिमों को रखी, प्रांतों की संख्या बढ़ा दी, कितनी बढ़ाई? कौन कौन सा? असम और ये 7 प्रांत का मतलब पता लग गया क्या हो? 7 प्रेसिडेंसी मतलब पता लग चुका। अंग्रेज यहाँ प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण कर रहे थे, बाकी और जगह देसी रियासत शासन कर रही थी, देसी रियासत। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 1909 का दिन भी समझ में आएगा। अगर 1919 वाले पे चले जाऊं, 1909 से 1919 पर जा रहे, भारत में कुछ हो नहीं होगा। 1909 का 1919 के बीच में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई। जानना चाहते हो क्या क्या हुआ? पहली बात तो महात्मा गांधी की एंट्री हुई 1915 में, 9 जनवरी 1915 को भारत में आए हुए, जब भी तुम प्रवासी दिवस के रूप में मना रहे हो, 9 जनवरी को आए में। उसके बाद 2-3 साल तक उन्होंने घूमे फिरे। सही बात है, महात्मा गांधी मेरे तक कम ही घूमे थे भारत में। 2 साल में कितना घूमे होंगे? 15 में आए थे, 16-17 में उन्होंने चंपारण सत्याग्रह, फिर आंदोलन में लग गए। तो मैंने कहा महात्मा गांधी मेरे तक कम ही घूमे होंगे। नहीं समझ में आया तुम्हारी? अरे मैं घूम रहा 2014, 15, 13, 14 से घूम रहा भारत में, तो महात्मा गांधी को ज्यादा समझ होगी, मुझे ज्यादा समझ होगी। क्यों होगी ज्यादा समझ? बात ना करो, मजाक कर रहा हूं। फोटो खींच रहा है, खींच लो। चलो फिर प्रिया का रुमाल फिर काम आएगा। अगर प्रिया ने वीडियो देख लिया तो कहेंगी बहुत बदतमीज आदमी, दिया तो रुमाल में ना, इसलिए और यूज कर ले के, इसलिए। चले, उसके बाद क्या हुआ? सुनो, उसके बाद देखो क्या हुआ। पढ़ लो यार, पढ़ लो। उसके बाद पता क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ 1919 तक आते 1914 से लेकर 1918 तक एक प्रथम विश्व युद्ध चला, फर्स्ट वर्ल्ड वार चला। वर्ल्ड वार जब चल रहा था, इंग्लैंड भी आपस में लड़ रहा था। इंग्लैंड दूसरे देशों के साथ जब आपस में लड़ रहा था, तो इंग्लैंड को चाहिए थे सैनिक। अब महात्मा गांधी के पास अच्छा मौका था अंग्रेजों के लिए काम करने का। उन्होंने कहा, अंग्रेजों के लिए नहीं काम कर रहे थे, काम तो भारतीयों के लिए कर रहे थे। भारत में जगह जगह घूमने का मौका मिला। पूछते हम तो कोई भी डीएम साहब पकड़ लेते हो, क्या कर रहे हो जी यहाँ से? कुछ नहीं है, अंग्रेजों के लिए सैनिक इकट्ठे कर रहे हैं, वहाँ वर्ल्ड वार नहीं हो रहा, वहाँ सैनिकों की जरूरत नहीं पड़ रही। अच्छा, अपने आप को बताते थे कि मैं सैनिक भर्ती करने वाला एजेंट हूँ, एजेंट बताते थे महात्मा गांधी। इसलिए कोने कोने में घूम लेते। कुछ लोग क्या हुआ ना, महात्मा गांधी को अंग्रेज क्यों कुछ क्यों नहीं कहवाते, सबको मैं पीट पाटते थे। महात्मा गांधी क्यों नहीं कहवाते? इसलिए नहीं कहवाते, दिमाग की खेल रखी थी। कहीं भी जाते थे एक कार्ड दिखा देते, जाकर देखो ये मेरे पास कार्ड है, मैं एक एजेंट हूँ, नकली कार्ड बना रखा था। उस टाइम पर कहाँ इतनी चेकिंग होती, समझ आई बात है। अब बस कोने कोने में जाकर जनता को जागरूक करने का उन्होंने प्रयास जो करा, उसके बाद उन्होंने कहा अंग्रेजों ना, इन्होंने सच में सैनिक भर्ती इकट्ठे करके भेजे। भारत के बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके पानी के जहाज में भरकर वहां भेजा गया इंग्लैंड में, वापस भी नहीं आए आज तक में। समझ बात है, ठीक? क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था, मर गए वहीं से, उसमें बहुत सारे भारत के लोग मारे गए, बहुत सारे। पता क्या कहा अंग्रेजों ने? कहा हम ना तुम्हें ना आजाद कर देंगे 1900, जब भी पहला विश्व युद्ध खत्म होगा, अगर हम जीत गए तो। नतीजा यही हुआ, जीत गए। 1919 में हमने सोचा हम आजाद हो जाएंगे, 18 में विश्व युद्ध खत्म हो चुका है। लेकिन अंग्रेज इतने तेज थे तो पता क्या लेकर आए? कह रहे ना, एक कानून लेकर आए, उसका नाम था रोलक एक्ट। याद? काला कानून। ऐसे ऐसे कानून इन्होंने निकाल लेना, तह तोड़ दी कानूनों की। उसके खिलाफ फिर प्रदर्शन पर प्रदर्शन। भारत में फिर सिलसिला रुका नहीं प्रदर्शन का। इतने दंगे हुए ना भारत में, बहुत भयंकर तरीके से। जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोलक एक्ट के विरोध में कानून लोग इकट्ठा हुए, बहुत बड़े बड़े कांड हुए। लेकिन 1919 में अंग्रेजों ने एक बड़ा कानून लेकर आए, बहुत बड़ा कानून। इसे भारत के लिए हम एक प्रकार का संविधान कह सकते। और 10 साल बाद फिर इसकी समीक्षा होगी। इसी का नाम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। यस, आजाद नहीं करा हम, चुग्गा डाल देता वैसे हम। सही बात है। भारत शासन अधिनियम 1919
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, याद रहेगी बात है। भारत शासन अधिनियम 1919, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। अब इसमें हो क्या, इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है मॉन्टेस्क्यू, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड, मुंह फोर्ड नहीं, चेम्सफोर्ड अधिनियम, ये भी इसका नाम है। अब मॉन्टेस्क्यू कौन होगा, मॉन्टेस्क्यू कौन होगा, पहले किसका नाम लिखा जाएगा, सचिव का, सचिव का नाम है चेम्सफोर्ड, ये वहीं से रहेगा नाम है यार। ये नहीं काम आना का पेपर में, ये तो देखे ले पेपर में आ रहा हो, बकवास करो जाके बैठ, पता नहीं कुछ ये लगी नाटक करो जाए, पता ना एडजस्ट नहीं होता। कोई प्रॉब्लम यहां तक चले। आओ 1919 का अधिनियम समझते हैं, क्या बीमारी थी। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड पता लग चुका है, मॉन्टेस्क्यू किसका नाम था, सचिव का, चेम्सफोर्ड किसका नाम था, वाइसराय का। कोई प्रॉब्लम। अब इस अधिनियम की विशेषताएं जानते हैं, क्या जानते हैं, विशेषताएं, और विशेषता जानते हैं इस अधिनियम की विशेषताएं। अब मैं तुम्हें ना उस संसद के दर्शन करवाना चाहता हूँ, वो जो संसद थी, केंद्र में संसद थी, संसद का काम करती थी। यहाँ संसद देख लो कैसी थी संसद हमारे पास, हमारे पास ये संसद बना रखी इन्होंने, यहाँ संसद, मिनी संसद बोलो थे सर, यहाँ कानून बना, ठीक। एक तो थी राज्य परिषद, क्या नाम इसका, राज्य परिषद, राज्य परिषद जिसे तुम आज के समय में राज्यसभा क्या हो, पहले एक राज्य परिषद हुआ करती थी। पहले समझ लो, अगर 1919 का भारत शासन अधिनियम समझना तुम, ये समझना बहुत जरूरी है। एक राज्य परिषद थी, और राज्य परिषद के अंदर सीट हुआ करती थी, जिस तरह आज के समय में राज्यसभा। सुनोगा तुमसे क्या बताया मैंने तुम्हें, एक राज्य परिषद हुआ करती थी, एक हुआ करती थी विधानसभा, जिससे तुम आज के समय में लोकसभा क्या हो, उसका नाम विधानसभा था, ठीक। पहले जिससे आज के समय में तुम लोकसभा क्या हो, ये हमारा उच्च सदन हुआ करता था, उच्च सदन, उच्च सदन समझ लो थोड़ी देर क्या जा रहा है। इसे बोले थे निम्न सदन, निम्न सदन, सारा खेल इस खोपड़ी का हमारी। इसे जैसे इंस्ट्रक्शन दोगे ना, जैसे इनपुट इसके अंदर डालोगे, तुम कहोगे ना सर 8 घंटा पढ़ना, तो तुम 8 घंटा पढ़ा देगा। तुम इसे कहोगे ना 12 घंटा पढ़ना, तो तुम 12 घंटा पढ़ागा। तुम इसे कहोगे ना 18 घंटे पढ़ना, तुम सच में 18 घंटे पढ़ोगे। सारा खेल इस खोपड़ी का, इस इतने हिस्से का, इस पूरे हिस्से से, इस पूरे शरीर पर कंट्रोल है, ये पूरी तुम्हारी जिंदगी बनागा। तुम इसे कहो नहीं 5 घंटे बैठ कर पढ़ना, भी 5 घंटे बैठ कर पढ़ोगे, समझ की बात है। तुम कहोगे ना सर नहीं इस 6 महीने के अंदर जॉब निकालनी, 6 महीने के अंदर जॉब निकाल के देगा तुम्हें, इस खोपड़ी का सारा सारे डिसीजन इस तो हो, सही में इसमें जो चीज फीड करोगे ना वही बन जाओगे, समझ गए। राज्य परिषद है या विधान परिषद, विधानसभा, इसे उच्च सदन बोलते हैं, इसे बोलते हैं निम्न सदन। इसमें भी कुछ निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे। इसमें देखो राज्य परिषद में कितने सदस्य, कुल 60 सदस्य थे इसमें। आज बताओ राज्यसभा में कितने सदस्य, 245, आया समझ में। इसमें कितने सदस्य, 145, इसमें 145। अब सोच लो, या उस समय की लोकसभा है, विधानसभा कह रहे, इसमें कुछ निर्वाचित सदस्य हुआ करते थे, इसमें कुछ मनोनीत सदस्य हुआ करते थे, कुछ निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी 33। निर्वाचित का मतलब क्या जानते हो, निर्वाचित का मतलब क्या हो, निर्वाचित सदस्यों की संख्या 33। एक तो मनोनीत की संख्या थी 27। इन्हें सरकार उठा के भेज देगी यहाँ, याद रहे ये बात यार। उसके बाद यहाँ 104 बंदे थे जो, ये तो निर्वाचित हो गए थे, इलेक्ट हो गए थे, इलेक्शन हुआ था जब जाकर ना यहाँ भेजा गया था, ठीक। जिस तरह आज के समय में जब लोकसभा के अंदर जो बैठे, जिसे एमपी बोल लो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोल लो, जिनका चुनाव होगा जब, लेकिन यहाँ पहले मनोनीत सदस्यों के प्रावधान था। और मनोनीत सदस्यों की संख्या ना, जो मनोनीत सदस्य थे, कौन से मनोनीत सदस्यों की संख्या 41 थी। कितनी थी, 41। ध्यान तो सुन लो, इसके बाद जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ तुम्हें। ये पूरा स्ट्रक्चर था उस टाइम का। 1919 के अधिनियम में ये प्रावधान था, 2 सदन का प्रावधान करा गया था। एक का नाम राज्य परिषद था, एक का नाम विधानसभा था। पेपर में सवाल पूछेगा कौन से अधिनियम के तहत द्वि सदन का प्रावधान करा गया था, ये वही अधिनियम 1919 का अधिनियम। इसलिए मैंने यहाँ लिखा है डायग्राम, समझ गए। दोबारा फिर समझ लो, कौन सा वो अधिनियम था जिसके तहत केंद्र के अंदर 2 सदन का प्रावधान करा गया था। कौन सा अधिनियम था, 1919 का भारत शासन अधिनियम या मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। ये हो 2 सदन में, ऐसी थी व्यवस्था, याद रखिए बात है। जो पहले वाला सदन और जो दूसरे वाला सदन, दोनों के पास बराबर की शक्तियां थी।
दोनों के पास समान अधिकार थे, बराबर की शक्तियां थी। इतनी बात बताओ, समझ में आई नहीं है? दोनों के पास समान अधिकार थे। लेकिन अगर बात किसकी आ जा, पता किसकी बात आ जा, धन विधेयक की। धन विधेयक का मतलब पता जानते हो क्या? बजट पेश हो रहा हो तो वहां निम्न सदन काम करता था, जिस तरह वर्तमान समय में काम कर रहा है। बजट पर बहस करने का अधिकार लोकसभा का हो, और लोकसभा को हम निम्न सदन के नाम से जानते हो, वर्तमान समय में भी तो है वो। तो वही बात है, विधानसभा, ये विधानसभा का काम क्या हुआ करता था, बजट पर जब बहस करनी है तो बस इसकी चलेगी, इनकी नहीं चलने की। इनके वोट पढ़ने जरूरी है, इनके वोट पढ़ने जरूरी। ध्यान तो सुनना ना एक एक बात को। अगर तुम इतनी बात को ध्यान तक सुन सकते हो तो तुम सिविल सर्वेंट हो, नहीं तो तुम हो नहीं। याद रखना बात यार। सिविल सर्वेंट जो हो ना, उसके अंदर कभी कुर्सी पे बैठे हुए आदमी को देखना ऐसे हड़फड़ा रहा हो, ऐसे फड़ा रहा है, शांति से बैठा हुआ हो, तो पहले ही बैठना सीख लो। समझ गए? मैं तो घर जा रही इसमें होगा, आई नहीं इलेक्शन अभी, आई नहीं। जब भी शांति से बैठा हुआ ना, उसमें सच में प्रशासक बनने का गुण। सही बात है। कल को तुम ड्यूटी पे जाओगे, 24 घंटे ड्यूटी पे रहना पड़ा तो पका दे, पता क्या की मेरी मम्मी नहीं आती घर, इसलिए मैं ड्यूटी पे नहीं आई, ऐसे कह दोगे थोड़ा ही ना। तो इस तरह हम शांति से बैठना पड़ेगा, वो यही बैठना पड़ेगा। समझ में आया बात? प्रशासक कैसे हो प्रशासक, उस पर किसकी जिम्मेदारी पता? 18-20 लाख लोग घर में शांति से सो सके एक जिले के अंदर, 18-20 बल्कि 30-30 लाख एक जिले के अंदर 30-30 लाख बंदे हो, शांति से रह सको, पूरे जिले में कुछ भी हुड़दंग ना हो। उनकी सबकी जिम्मेदारियों का संभालने का बोझ है, अंदर जज्बा है, तो तुम सिविल सर्वेंट बनने के लायक हो। नहीं तो जब तक नहीं है जज्बा, तब तक घर बैठते रहोगे, तब तक कभी नहीं बन सकते। और मेरे हिसाब से तो ऐसे बंदों को सिलेक्ट भी नहीं करना चाहिए। समझ की बात है? कभी भी ना इस तरह, जिस तरह मैं यहाँ आके बोल रहा हूँ, कभी भी मंच पर लेक्चर खड़े होकर लिख देना कभी भी, तो तुम्हारी धड़कन बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। 75% लोग लेक्चर नहीं दे पाते, पब्लिक को फेस नहीं कर पाते। 75% लोग, एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% लोग वैसे ही इसलिए फेल हो जाए क्योंकि पब्लिक के सामने उनकी धड़कन बढ़नी शुरू हो जाए। कभी खड़े हो पब्लिक के सामने जाकर पता लग जाएगा, तुम वाट लग जाएगी तुम्हारी, हड़ बढ़ जाओगे तुम। कभी इसकी तरफ देखो, कभी इसकी तरफ देखो, कोई देखो मुझे देख तो नहीं रहा, ये तो नहीं। समझ में आई बात है? तो जो सिविल सर्वेंट बना ना, फिर किसी भी सिचुएशन को फेस कर सकते हैं, कितनी बड़ी पब्लिक उनके सामने आ सकती है। समझ में आई बात है? इसलिए भी सिविल सर्वेंट बनते हैं। ग्रुप सी के बच्चे में डी में और ए में बी में बहुत अंतर हो। समझ में आई बात है? वो एटीट्यूड घर ही बैठ कर उनके अंदर खुद ही पैदा हो जाओ, वे दुनिया से कट ऑफ हो जा, कट ऑफ होकर एक अलग दुनिया हो उनकी। ये हो सिविल सर्वेंट। नाम के नहीं होते कि हमने जो पीएचई की तैयारी कर रही थी, वैसे हमने भी करी थी पीसीएच की तैयारी। समझे? तो बजट पर फैसला देने का अधिकार किसका था? केवल विधानसभा का। अगर बजट पर फैसला देना हो, बजट का फैसला किसका? बजट का। बजट पर फैसला देने का अधिकार, देने का अधिकार किसका था? विधानसभा का। अब विधानसभा को हम कौन सा सदन बोल रहे थे? निम्न सदन। आज भी यही प्रावधान जब अंबेडकर ने संविधान पढ़ा, हूबहू उठा को कॉपी कर दिया, बस इसका नाम बदल दिया। इसका जिस राज्य परिषद कह रहे हैं ना, इसे राज्यसभा कर दिया। राज्यसभा, वैसे राज्यसभा का नाम, राज्यसभा संविधान में लिखा था, उसका नाम तो कुछ और लिखा हुआ था। राज्यसभा तो 1954 में कराया। क्या तुम बता सकते हो अंबेडकर ने कौन सा नाम लिखा था संविधान में? काउंसिल ऑफ द स्टेट। काउंसिल ऑफ द स्टेट को क्या कहते थे पहला? नहीं पता, बताओ क्या नाम था इसका? नाम राज्य परिषद था। क्या था? अंबेडकर ने उठा कॉपी कर दिया हिंदी, लेकिन अंबेडकर ने यहाँ विधानसभा नहीं रखा है, विधानसभा नहीं रखा है, अंबेडकर ने इसका नाम रखकर लोकसभा रखा है। समझ की बात है? तो इसलिए तो पढ़ रहे हैं सर, 1919 का अधिनियम, उसके बाद आगा 1935 का अधिनियम और नेहरू रिपोर्ट, इन सबको मिलाकर पूरा का पूरा 1935 का अधिनियम पढ़ोगे 321 अनुच्छेद है उसमें। अरे आज के समय में 395, उससे 60% कॉपी मार दिया अम्बेडकर जी ने। अब आधे लोग उनको भारत का संविधान तो कॉपी मार रखा है। अरे भैंस की आंख, 1935 का अधिनियम इसलिए बनाया गया था, अम्बेडकर का योगदान है। तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित था अम्बेडकर। किसने बनाया? अंग्रेजों ने बनाया 1935 का अधिनियम। जब अम्बेडकर ने जो बनाया तो 3 गोलमेज सम्मेलन में कौन था? 3 गोलमेज सम्मेलन में जो बहस कर रहा था सामने बैठा हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं आती भारत के अंदर तभी, और वहां बाहर के जो व्यक्ति बैठे थे उनके जवाब देते ऐसे बैठे थे संसद की तरह, जवाब ही नहीं है। अम्बेडकर की बराबर का कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं आता। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, बैठ कर आपस में सब घूम फिर के जब अम्बेडकर आते थे ना, एक एक बात को तर्क के साथ बताते थे। इतनी हिम्मत थी, गीता में गलती निकाल देते। मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात हो, गीता, बाइबिल, कुरान सब साइड में लगा देते। इसके अंदर यह गलती, इतना गहराई से विश्लेषण करने वाला व्यक्ति था। समझ में आई बात है? अम्बेडकर पर, गांधी जी पर जब जवाब नहीं बना ना,
बैठ कर, ये पीछे गुप्त किताबों में लिखे जाएंगे, तुम पढ़ने का कभी मौका मिला था। गांधी जी जब जवाब नहीं बना ना, तो जो मीटिंग थी उसे छोड़ने के लिए कोई चांस नहीं बना, वापस चले आए। गांधी जैसे व्यक्ति पे जवाब नहीं था उनकी बात का, समझ की बात है। बाद में जाकर फिर अम्बेडकर ने कहा मैं बहस नहीं करना चाहता, ठीक, आप बताओ मेरे इस समुदाय, मेरे समुदाय के लोगों के लिए आप क्या करना चाहते हो। समझ में आई बात है। गांधी पे भी जवाब नहीं था, मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूं। ये हो पढ़ाई की ताकत, कलम की ताकत हो यार, समझ गए, समझ में आया कुछ। तो पढ़े लिखे व्यक्ति तो जल्दी खारिज नहीं करा जा सकता। उस व्यक्ति के पास हर विषय में, अलग अलग विषय में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डिग्रियां। गांधी जी के पास लॉ की डिग्री बस, लॉ की डिग्री बस, और बस एक दो डिग्री और मान लो। सब जितने भी विषय थे ना, सब में किसी में सिल्वर मेडल मिल रखा, किसी में गोल्ड मेडल मिल रखा, अलग अलग, किसी में अलग अलग, और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी होता, अलग लिस्ट थी, पूरी लंबी लिस्ट तैयार थी। समझ में आई बात है। ये हो पढ़ाई की ताकत, पता लग चुका। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा था, जब 1919 का अधिनियम बनाया गया, तुम्हारा द्वीप सदन का प्रावधान करा गया नहीं करा गया? ये द्वीप सदन का प्रावधान करा गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक? दो प्रेसिडेंसी और बनाई गई। पहले कितने प्रांत हो चुके थे? पहले इस बार 7 नहीं, इस बार 2 प्रांत और बना दिए गए। एक का नाम था यूपी, यूपी, और दूसरे का नाम था बिहार और उड़ीसा, और एक का नाम था सेंट्रल प्रोविंस। तो कितने होंगे? 3। तो 3 और बढ़ा दिए गए। एक का नाम था सेंट्रल प्रोविंस, दूसरे का नाम बताओ यूपी। यूपी को संयुक्त प्रांत क्या होता है? इसी के अंदर आता है संयुक्त प्रांत। हाँ, संयुक्त प्रांत, सेंट्रल प्रांत। हाँ, एक तो संयुक्त प्रांत होगा, संयुक्त प्रांत होगा। एक और होगा मेरे पास बिहार और उड़ीसा। एक तो बिहार था और एक कौन सा था? उड़ीसा। 1 मिनट, अधिनियम पढ़ाओगे? चलो, मेरे पास कौन से विषय थे? बढ़िया, मैंने कहा ही नहीं चलना। उम्र का तुम्हारी क्या है? आराम से बैठे जा रहा भाई, ध्यान तो सुनना। अगली जो मैं बात बता रहा हूँ, सेम लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली जो मैं लाइन बता रहा हूँ, इस अधिनियम में 1919 की में एक प्रावधान और कर रखा था। ये तो केंद्र होगा एक तरफ, एक प्रांत होगा। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रारंभ होगा। द्वैध शासन डायआर्की बोल लो उसे। एक तरफ तो आरक्षित विषय रखे गए, एक तरफ हस्तांतरित विषय रखे। जो आरक्षित विषय को हम कहते रिजर्व सब्जेक्ट हो गए। रिजर्व सब्जेक्ट का मतलब कौन से होंगे? कुछ ऐसे विषय होंगे उन पर कानून सिर्फ कौन बना सकता होगा? गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद ही कानून बना सके। और उसमें जो लोकल लोग होंगे ना हस्तांतरित विषयों पर, वे भी कानून बना सके और ये भी कानून बना सके। तो कितने विषयों में बांट दिया गया? 2 विषयों में। यानी किसी भी चीज, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन कौन से विषय थे जो आरक्षित विषयों में रखे गए। इन पर कानून कौन बना सके? अगर वित्त संबंधित, धन से संबंधित कोई भी बात आ जाए, कानून हमेशा गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद बनाएगी। सही बात है। उसके बाद अगर हस्तांतरित विषय की बात आ जाए तो गवर्नर जनरल तो बना ही सके, साथ साथ में कोई मंत्री भी कानून बना सके। कोई मंत्री भी, प्रांतों में कोई मंत्री होगा ना, वो भी कानून बना सके। जैसे हमारे पास होगा, इधर साइड में बताता हूँ, शिक्षा। शिक्षा पे ये भी कानून बना सके, ये भी कानून बना सके। पेपर में क्या सवाल पूछा था? इसमें पूछ रखा था आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। ठीक, जो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ? हाँ, 1 मिनट रोको। हाँ भाई, जा रहे हैं तो घर। प्रांत होगा, ये केंद्र होगा। केंद्र में सैन्य शक्ति और विदेशी नीति देखना हो या वित्त का धन देखना हो, सारा का सारा वो तो केंद्र के पास रहेगा। लेकिन प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रारंभ होगा। इसका मतलब पता क्या हो? कुछ विषय ऐसे थे उन पर जो गवर्नर जनरल था, उसकी जो गवर्नर था, उसकी जो कार्यकारी परिषद, गवर्नर प्रांतों का गवर्नर हुआ करता था। प्रांतों के अंदर जो गवर्नर हुआ करता था, उसकी कार्यकारी परिषद उन विषयों पर कानून बनाया करती थी। और किसी मंत्री, आसपास जो लोकल व्यक्ति होगा, वो भी कोई मंत्री होगा, वो उस विषय पर कानून बनाता है। कोई शिक्षा मंत्री होगा, स्वास्थ्य मंत्री होगा। तो इसके विषय कौन से थे, इसके विषय कौन से थे, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जा। सवाल पता पेपर में क्या पूछा है, कितने डेप्थ में जाकर पूछा है। अगर वो सवाल ही नहीं सही होता फिर क्या करोगे, जाएगा। सही बात है। 1921 में, सॉरी 2021 में जो पेपर आया यूपीएससी का, उसमें जाकर सवाल देखो क्या पूछा। ये पूछ रखा प्रांतीय विषय कौन थे, हस्तांतरित विषय कौन कौन थे। जो पढ़ी ने फिर क्या पढ़ोगे, क्या लिखोगे, वहां घंटा लिखोगे जाकर पेपर में।
ये तो पता ही नहीं। तो आरक्षित विषय कौन कौन से, हस्तांतरित विषय कौन कौन से, मैं बोल के बता रहा हूँ, मैं दोबारा पे बता रहा हूँ, मैं सुनूंगा मैंने क्या बताया अभी। मैं बता रहा हूँ तुम कि जो केंद्रीय विषय कौन से थे, केंद्रीय विषय तो अपने पास रख रखे। प्रांतों के अंदर द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों के अंदर द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। और जो प्रांत का ना एक गवर्नर हुआ करता था, आज भी प्रांत का गवर्नर हो, राज्य का राज्यपाल नहीं होता क्या, तो वही तो चीज है। तो यहाँ प्रांतों का जो गवर्नर हुआ करता था उसको कुछ विषय दे दिए गए, वो उन पर कानून बना सकता था अपनी कार्यकारी परिषद के साथ। जैसे मुख्यमंत्री होगा उनके साथ मिलकर राज्यपाल यहाँ का कानून बना दे। इसी तरह तो आरक्षित विषय उसके पास रख रखे थे। इन विषयों पर अगर कानून बनाने की जरूरत पड़ेगी तो तुम ही कानून बनाओगे। वे विषय कौन से थे उनका नाम पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से हस्तांतरित विषय थे, उन पर मंत्री, जो खुद का मंत्री होता वो भी कानून बना सकता था। जो मंत्री लोकल जो स्थानीय लोग थे उनके साथ मिलकर कानून बना सकता। इन हस्तांतरित विषय बोले थे। गवर्नर भी कानून बना सकता था और जो आसपास मंत्री हुआ करते थे वे भी कानून बना देते थे। दोबारा फिर से मैं भी कह रहा हूँ, क्या बताया मैंने, भी बताइए करिए जरा। वहां तो बता क्या बताया संसद। हाँ देख वहां बता, वहां क्या बता, 1919 के अधिनियम में प्रावधान कर रखा था कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ होता है, डायआर्की शासन। कुछ विषय आरक्षित विषय थे जो गवर्नर के पास रखे गए थे। गवर्नर जनरल वाइसराय नहीं ना, गवर्नर जनरल वाइसराय तो केंद्र में होगा, सही बात है। यहाँ तो प्रांतों का तो गवर्नर हुआ करता था, और जो गवर्नर था उस गवर्नर और गवर्नर की जो कार्य करने वाली परिषद थी उसे कुछ अधिकार दे दिए गए थे। इन विषयों पर तुम कानून बनाओगे, उन विषयों का नाम याद होना चाहिए। तुम ये कह रहा हूं मैं, सभी हस्तांतरित विषय थे उनका नाम याद होना चाहिए। इस लेवल पर जाकर सवाल पूछ रहा है पेपर में, नहीं तो घर खेल लिया जाएगा। अब मैं विषयों के नाम बता रहा हूँ, यूट्यूब पर वीडियो देख कर लिख लेना। एक तो वित्त होगा, वित्त धन से संबंधित जब भी कोई बात आ जाएगी ये समझ जाओ गवर्नर ही बताएगा कि कहाँ कितना पैसा खर्च होगा। अगर भूमि से संबंधित बात आ जाए, भूमि पर भूमि टैक्स लेना हो, उससे संबंधित जो बात आ जाए उस पर विषय कहाँ तक कितना टैक्स लेना, कितना नहीं टैक्स लेना, कानून बनाने की शक्ति गवर्नर के पास होगी, उसकी कार्यकारी परिषद के पास होगी। आरक्षित विषयों में पूछो तुमसे कौन सी चीज आरक्षित विषयों में, कौन सी चीज अनारक्षित विषयों में, अनारक्षित हस्तांतरित विषयों में। उसके बाद छापा खाना होगा, समझ की बात, पेंशन होगी, पुलिस होगी, जातियां होगी, ये सारी समाचार पत्र होंगे, सिंचाई होगा, जल मार्ग होगा, खान पान होगा, कारखाना, बिजली होगी, गैस हो गया, श्रमिक कल्याण होगा, उद्योग हो गया, मोटर गाड़ियां होगी, बंदरगाह होगा, सार्वजनिक सेवाएं होगी, ये सारी इसके अंतर्गत रखी गई थी। पेपर में यूपीएससी ने यहाँ तक जाकर सवाल पूछा है कि कौन सी चीज आरक्षित विषयों में, कौन सी चीज अनारक्षित विषयों में रखी गई थी, जो 1919 का अधिनियम था। इस लेवल पर जाकर पढ़ना पड़ा, नहीं तो घर खेल लो जाकर सिविल सर्विस में। ये तो आज बता रहा हूँ, पीसीएस में फिर आगे जाकर सवाल आएंगे। अभी तो यूपीएससी में आ रहे, पीसीएस में फिर आगे जाकर वनडे पेपर में करेंगे सवाल आगे जाकर से, समझ गए। लिख कर रख लियो, तो 10 साल बाद, 5 साल बाद, ठीक है। फिर यूट्यूब का तहखाना खोल खोल कर देखेंगे, ऐसा करके जूम कर कर, अच्छा ये तो 10 साल पहले पढ़ा रहा था कोई व्यक्ति ऐसा, जो तुम्हारे दिमाग में घुसी नहीं बात। हस्तांतरित विषय में कैसे रखा गया, गवर्नर भी कानून बना सके और उसके साथ साथ कोई मंत्री भी कानून बना सके। सारी बातें लिख लेना है घर जाके। उसका नाम बताने जा रहा हूं मैं तुम्हें। शिक्षा हो गया, पुस्तकालय हो गया, उसके बाद संग्रहालय हो गया या चिकित्सा हो गया, सार्वजनिक निर्माण हो गया, नापतोल हो गया, सार्वजनिक मनोरंजन इंटरटेनमेंट, सिनेमा हॉल होगा, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा किसी मंत्री के पास होगा, और साथ साथ गवर्नर भी बना सका, ऐसी बात नहीं है। हस्तांतरित का मतलब हस्तांतरित कर सका, लेकिन ये जो आरक्षित विषय रख देंगे इन पर केवल गवर्नर ही अपनी कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर कानून बना सका, और कोई कानून नहीं बना सकता। रेगुलेट, नियंत्रित करने का काम केवल गवर्नर का होगा आरक्षित विषयों पर, और उसकी जो कार्यकारी परिषद में सदस्य होंगे उनका होगा, बाकी कोई नहीं छेड़ सकता। आरक्षित का मतलब रिजर्व करके रख देना, इसके अलावा इन पर कोई कानून बनाने का ये थोड़ा ही है। जो प्रांतों में पैसा इकट्ठा हो रहा उस जगह मंत्री बांटते फिरेंगे, ये तो उड़ांगे फिर जाएगा बैठ कर। इसलिए इन्होंने कुछ विषय अपने पास रखे, जो खास खास विषय थे अपने पास रखे, इन पर कानून हम बढ़ाएंगे। जो हस्तांतरित विषय थे, हाँ इन्हें भी शक्ति दे देंगे। अगर तुम्हारे लिए सूटेबल है ना कोई, तो भी तुम कानून बना सकते हो। तो तुम बताना चाहिए आरक्षित विषय कौन से थे, अनारक्षित विषय कौन से थे। और 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। ये द्वैध शासन आगे जाकर समाप्त होने वाला तो 1935 का अधिनियम आ जाएगा, समझ बात है। ये प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा, और ये प्रांतों में हटकर फिर केंद्र में आ जाएगा 1935 के अधिनियम में। जब 1935 का अधिनियम आएगा, ये द्वैध शासन था जो तुम्हें यहाँ दिखाई दे रहा है, ये कहाँ जाएगा 1935 के अधिनियम में, आ जाएगा केंद्र में। ये चीज मैं तुम्हें समझाना चाह रहा, समझे। अगर तुम तो पूछो ना प्रांतों में द्वैध शासक का जनक किसे कहा जा, प्रांतों में, तो उसका नाम लियोनस कार्टियस। लिखा नहीं होगा, नोट्स पे लिख देना। प्रांतों में, ये प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध डायआर्की शासन है, द्वैध शासन का जनक, पिता कौन, इसका नाम लियोनस कार्टियस। लियोनस कार्टियस, ये नाम है इसका। ये पूछ ले पीसीएस में उठा का सवाल, याद रहेगी बात। या हस्तांतरित विषय, आरक्षित विषय समझ में आए लिखने हैं। आरक्षित विषय कौन से, हस्तांतरित विषय कौन से,
एक बच्चे का नोट बहुत अच्छे तरीके से बना होना चाहिए। मैं सब्जेक्ट को आकर दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मुझे इस मिनट पढ़ने में केवल आधा घंटा लगा, केवल आधा घंटा। मैं यहाँ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि तुम्हारा फ्यूचर सुधर जाए। इतनी भी लॉजिक कॉमन सेंस नहीं है क्या? सही बात। अपने आप तो तुम घर बैठ कर तो तुम घर ही रहोगे पूरे दिन, तुमको किसने कहा तुम यहाँ आने को? तुम घर ही तो रहो पूरे दिन, क्या करोगे इसके बाद? खाना खाओ, कोई मरा थोड़ा ही ना पढ़ते पढ़ते आए तक। ये बकवास बात सुनो, बुद्धि लगेगा अपने अंदर, पैदा करो अपनी बुद्धि, खोलो अपनी बुद्धि जाकर, पता लग जाएगा, नहीं तो हवा खराब हो जाएगी पूरा का पूरा। ऐसा कहीं भी एक्सप्लेन नहीं कर रखा है इस तरह करके, क्योंकि मैं टाइम दे रहा हूँ सर, एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को, ताकि तुम रटो ना, कुछ आराम से समझाना पड़ रहा है मुझे, अपनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है इस पर। इतनी भी अकल नहीं है क्या? बकवास क्षेत्र में बैठ जाओ बस। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट बात समझो ध्यान से, पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम सुना तुमने, जिसे तुम यूपीएससी कहते हो? इसका इतिहास जान लो, इस तभी पेपर में सवाल पूछते हैं। फिर आगे बताऊंगा क्या। एक तो पब्लिक सर्विस कमीशन है, पी, पब्लिक सर्विस कमीशन, पहले इसका नाम पब्लिक सर्विस कमीशन था। ये पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, इसके आयोग के गठन का प्रावधान 1919 के दिन में करा गया था। ध्यान से सुन लेना, यूं कहा गया था इसमें कि जो 1919 का दिन आया था, इसमें यूं कहा गया था कि भाई हम ना एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे, बनाया लेट हुआ बात अलग, उसके लिए इन्होंने एक आयोग भी बनाया था। याद रखना बातें मैं भी कह रहा हूँ, इन्होंने कहा था यूपीएससी नहीं, यूपीएससी तो इसका नाम कब बना भी बता रहा हूँ 5 मिनट में, समझ ही बात है। इन्होंने कहा था इस वाले दिन में 1919 के दिन में कि हम एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाएंगे। इन्होंने पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने के लिए 1923 में आकर एक ली आयोग बनाया था। कई बार पेपर में पूछ रखा है ली आयोग कौन किससे संबंधित है। ये ली आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन से संबंधित है, और ली आयोग की जो बात कही गई थी इस अधिनियम में कही गई थी, वो बात अलग बाद में बनाया सरकार ने, ली आयोग बनाया। ली आयोग बनाने के बाद 1925 में 1 अक्टूबर 1926 को, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया हमने। सेंट्रल 1 अक्टूबर 1926 को सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन ये बनाया हमने। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, यूपीएससी का नाम था पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इस आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग की सिफारिश पर, ली आयोग पता लग चुका। मैं तुमसे पूछूंगा बताओ पब्लिक सर्विस कमीशन लोक सेवा आयोग बनाने की बात कहां कही गई थी? 1919 के अधिनियम में। ली आयोग कब बना था? 1923 में। जो हमारे पास जो यूपीएससी है, जिसे आज के समय में यूपीएससी कहते हैं, 1950 में 1935 में इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया था। जब 1935 का अधिनियम आया था ना, 1935 में, इसका नाम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग इसका नाम कर दिया गया था। 1950 में जाकर इसका नाम बदला, 1950 में इसका नाम यूपीएससी कर दिया गया। क्या कर दिया गया? यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग। जो यूपीएससी का इतिहास यहाँ तो बना यूपीएससी, उसके बाद यूपीएससी है इसका नाम। याद रहिए बात, क्या पहले पता लग चुका क्या कहा? दोबारा फिर समझ लो, पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात कहाँ कही गई थी? 1919 के अधिनियम में। 1923 में क्या बना था? ली आयोग। ली आयोग की सिफारिश पर क्या बना था? 1 अक्टूबर 1926 को सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंट्रल पब्लिक केंद्रीय लोक सेवा आयोग। 1935 में क्या बन गया था इसका नाम? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। 1950 में इसका नाम बन गया यूपीएससी। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम है? इसी अधिनियम के तहत पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं मिला। अगर तुमसे पूछो आंशिक रूप से मिलेगा, तो आंशिक रूप से किसी एक क्षेत्र में मिलेगा, किसी एक क्षेत्र में अधिकार नहीं मिला। तो अगर तुमसे पूछो कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार कौन से अधिनियम के तहत बात कही गई थी? इस अधिनियम के तहत। लेकिन कहीं कहीं मिला था आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से मिला था 1935 में जाकर। बात समझ में आई? बात महिलाओं को वोट देने का अधिकार देख लो, आज तक पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं आता। 1919 के अधिनियम में आया महिलाओं को वोट देने का अधिकार, महिला को वोट देने का अधिकार। बीच में नहीं छोड़ सकता ना मैं टॉपिक को भाई। नेक्स्ट, महिला को वोट देने का अधिकार मिल गया। और दूसरा, यहां ना सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी गई। 1909 के अधिनियम में मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई थी। मुस्लिमों को अपने नेता खुद चुनने का अधिकार था। कल को चुनाव होने लगा तो मुस्लिमों का नेता खड़ा होगा, उन्हें मुस्लिम ही चुनेंगे, सिर्फ मुस्लिम ही वोट डालने जाएंगे, हिंदुओं को कोई वोट नहीं डाल सकता। ये 1909 में प्रावधान कर दिया गया था। 1919 में दलित भी पृथक निर्वाचन पद्धति मांग रहे थे, ईसाई पृथक निर्वाचन पद्धति मांग रहे थे, सिख भी पृथक निर्वाचन पद्धति मांग रहे थे। दलितों को पृथक निर्वाचन पद्धति मिली नहीं, लेकिन 1919 के अधिनियम के तहत सिखों को, ईसाइयों को और एंग्लो इंडियन को, एंग्लो इंडियन उसे क्या हुआ जिसके माँ बाप में तो कोई एक यूरोपीय था और यहाँ रह रहे थे,
उसे एंग्लो इंडियन क्या हुआ, यूरोप का रहने वाला था, माँ बाप मतलब एक कोई, सही बात है। और यहाँ रह रहा था भारत, उसे एंग्लो इंडियन बोल रहा, अंग्ल भारतीय समुदाय। तो किसे किसे मिली, सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम, इसका मतलब पृथक निर्वाचन पद्धति, पृथक निर्वाचन पद्धति। किसे किसे मिली, सिख को, एक तो सिखों को, एक ईसाई, एक अंग्ल भारतीय समुदाय, अंग्ल भारतीय को हम ये भी कहते हैं एंग्लो इंडियन को। एंग्लो इंडियन का हो, ये अंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को, वे व्यक्ति जो भारत में रह रहे लेकिन उनके माँ बाप दादा परदादा को यूरोप का था, ठीक है, तो फिर उनकी शकल भी तो यूरोप में मिलेगी यार, तो उनके भी अधिकारों को संरक्षित करना बहुत जरूरी था। तो एंग्लो इंडियन को, ईसाइयों को, इनको और सिखों को, इन्हें भी पृथक निर्वाचन पद्धति दे दी गई इस अधिनियम के तहत। ये अधिनियम 1919 का अधिनियम ना, काफी बड़ा योगदान है इसका। द्वीप सदनात्मक व्यवस्था का प्रावधान पहली बार इसमें करा गया था, परंतु में जो द्वैध शासन प्रारंभ हुआ इस अधिनियम के तहत प्रारंभ हुआ। याद रहिए, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला इसी अधिनियम के तहत, आंशिक रूप से, पूर्ण रूप से मिलेगा 1935 के अधिनियम में। याद रखिए बात, क्या कोई प्रॉब्लम, मैं चाहता हूँ किसी विषय को आराम से एक्सप्लेन कर दो, सो अच्छी तरह सब चीज क्लियर कर दो यार, या तो कितने सवाल बनते हैं यहाँ से। फिर मैंने पब्लिक सर्विस कमीशन का तुम्हें इतिहास बता दिया, पब्लिक सर्विस कमीशन का इतिहास, कोई प्रॉब्लम है तो और कुछ रहेगा देखो, तुम बताओ। हाँ, इसमें यूं कहा गया था, इस अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन करा जाएगा, ठीक, वो करा गया था जिसके बेस पे साइमन कमीशन आया था 1927 में, लेकिन आना तो चाहिए था 1929 में, सही बात है, 2 साल पहले ही आ गया, परिस्थिति ऐसी बन गई थी, इसलिए उसके बाद इसमें कहा गया था कि एक इसकी समीक्षा करने के लिए कानून की तरह, एक संविधान की तरह काम कर रहा था देश में, इसकी समीक्षा करने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन करा जाएगा, लीगल एक आयोग होगा, कमीशन बनाया जाएगा, और बनाया था साइमन कमीशन, साइमन आयोग, साइमन कमीशन को, साइमन आयोग को 1929 में आना चाहिए था, 1927 में आएगा, वो हम इतिहास में पढ़ा, याद रहेगी बात। या इतनी बात अगर तुम्हें याद है ना, तो इसका मतलब तुमने 1919 का भारत शासन अधिनियम सच्ची में पढ़ लिया, क्योंकि हमने इस पर टाइम दिया, चीजों पर टाइम देना पड़ा, तब जाकर चीजें अपनी होगा, दोबारा पढ़ने का मौका मिल रहा है, पढ़ लो, समझ में ये बात है, नहीं तो फिर इग्नोर कर दे रहा हूँ, याद रखना बात। चले, अब हम पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम, वो पढ़ेंगे हम कल को, समझ में बात है, तेरी इच्छा पूरी होगी और क्या थी, मैं तो पढ़ाने की भी इच्छा थी, मैं तो भी पढ़ा देता, लेकिन कल को पढ़ाऊंगा।